रीबर्थ ऑफ कोहिनूर एम्पायर एपिसोड 20 सुबह के 10 बजे बज चुके थे। आर्यन और दिशा ऑफिस टाइम पर पहुंच चुके थे। वह दोनों पार्किंग से ऑफिस के अंदर जा ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की बात करने की आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने पलटकर देखा तो ऑफिस का स्टाफ, जिसमें रोजी, राहुल और पूजा भी शामिल थे, वो सारे लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। उन्होंने देखा और आर्यन को आते नहीं देखा था। पूजा ने हंसते हुए कहा, मैंने तो यहां तक सुना है उस कंपनी के बॉस ने अपनी असिस्टेंट को इतना मेंटल हैरास कर दिया था कि बेचारी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। राहुल ने उसकी बात सुनकर कहा, पागल थी वो, उसने अपनी जान क्यों दे दी? अरे उसे तो अपनी बॉक्स की जान ले लेना चाहिए था। उन सभी की बात सुनकर आर्यन और दिशा हैरान हो गए। दिशा ने आर्यन की ओर देखकर कहा, अभी हमारा वक्त खराब चल रहा है, इसलिए हमें किसी की पर्सनल बातें भी अच्छी नहीं लग रही है। तुम परेशान मत हो, ये लोग अपनी आपसे बात कर रहे हैं। आर्यन ने कुछ नहीं कहा और वो लोग ऑफिस के अंदर चले गए। लेकिन आर्यन अब भी परेशान था। उसे परेशान देखकर दिशा भी उसके साथ कैबिन में चली गई और वहां जाकर उसने कहा, आर्यन रिलैक्स, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उसके इतना कहते ही आर्यन ने अपनी टेबल पर रखी फाइल फेंककर और चिल्लाकर कहने लगा, क्या ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा? कैसे ठीक होगा? आज मेरा ऑफिस का स्टाफ मेरे पीठ पीछे मुझे हंस रहा है। कल ऐसे ही बातें दूसरे ऑफिस में मेरे लिए ही जाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। दिशा में फर्श पर गिरी फाइल उठाकर वापस टेबल पर सेट कर दी और टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर उसने आर्यन को दिया और कहा, जिस तरह हम हर लड़ाई जीते आए हैं, उसी तरह इस लड़ाई को भी हमें साथ मिलकर जीतना है। कि तभी वहां देवा पहुंच गया। उसके हाथ में कुछ पैकेट थे। देवा ने वो पैकेट टेबल पर है रख दिया और आर्यन की ओर देखकर कहा, सर फोटोशूट की सीडी बनकर आ चुकी है, अगर आप ओके कर दे तो मॉडल्स को आसानी होगी। आर्यन ने देवा की ओर देखकर कहा, मैं चेक कर लूंगा, फिलहाल तुम यहां से जाओ। ओके सर, बोलकर देवा कहां से चला गया। देवा के जाने के बाद आर्यन अपनी चेयर पर बैठ गया और कहने लगा, दिशा मुझे तो फिलहाल ऑफिस के कामों से दूर रहना है, तुम ही है सीडी चेक कर लेना। दिशा ने हाँ में सर हिलाया और कहा, ओके आर्यन, मैं देख लूंगी, लेकिन तुम परेशान मत होना। ओके। ये बोलकर दिशा ने सीडी के पैकेट उठाए और वहां से चली गई। दिशा अपनी चेयर पर आकर बैठ गई और उसने जैसे ही लैपटॉप पर सीडी लगाई, वीडियो से लैपटॉप से कनेक्ट की। वो शूटिंग के बाहर की सीडी थी, गलती से रिकॉर्ड कर ली गई थी, लेकिन उस सीडी में रिया और आर्यन मौजूद थे। ये देखकर दिशा ने खुद से बात करते हुए कहा, मुझे लगता है कैमरा ऑन छोड़कर फोटोग्राफर कहीं चला गया होगा और सारी एक्टिविटीज कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है, लेकिन यह मेरे आर्यन के लिए बेहतर हो सकता है, मुझे आगे भी देखना चाहिए। उसने सीडी पर नजर डालें जिसमें आर्यन रिया को जोर जोर से चिल्ला रहा था, रिया जाकर अपना काम करो, क्या सारा वक्त मेरे पीछे घूम रही हो? रिया वैनिटी वैन से जैसे ही बाहर निकली, वो बहुत रो रही थी। दिशा ने खुद से बात करते हुए कहा, लगता है यहीं से सारे खेल को अंजाम मिला है, मुझे आगे भी देखना चाहिए। ये सोचकर दिशा सीडी को बड़े गौर से देखने लगी। पूरी सीडी में उसने एक चीज नोटिस की, आर्यन मॉडल के साथ बात करने में बिजी था और रिया दीवानों की तरह आर्यन को देख रही थी। उसके देखने के तरीके से ही समझ आ रहा था कि वह आर्यन को प्यार करने लगी है। दिशा ने खुद से बात करते हुए कहा, मुझे जानवी को फोन कर आज की इंक्वायरी करवा लेना चाहिए। आई एम सो। सीडी को देखकर जानवी भी बहुत हद तक चीजों को समझ जाएगी। यस, उसने टेबल पर रखे लैंडलाइन फोन से जानवी को फोन लगाया और जैसे ही उसने फोन रिसीव किया, दिशा बोल पड़ी, जानवी, आज हम आर्यन के साथ अपनी मीटिंग कंटिन्यू करेंगे। जानवी का जवाब आया, लेकिन क्यों? मैंने तुम्हें बताया था ना रिया इज मिसिंग। दिशा में गहरी सांस लेकर कहा, आई नो, लेकिन मेरे हाथों एक ऐसी सीडी लगी है जिसे तुम समझ जाओगी मेरा आर्यन वैसा नहीं है जैसा रिया ने कहा। जानवी ने कुछ सोचकर ओके कहा और फोन कट कर दिया। दिशा के केबिन के बाहर राशि मौजूद थी और उसने दिशा की सारी बातें सुन ली। राशि ने खुद से बात करते हुए कहा, ये कौन सी सीडी की बात कर रही है? अगर रिया इन लोगों के हाथ लग गई तो मेरा भी खेल खत्म, मुझे दिशा पर नजर रखनी चाहिए। और उधर दिशा का मोबाइल बजा और उसने फोन पर कहा, ओके मैं अभी आए। राशि ने गहरी सांस ली और दीवार के पीछे छुप गए। दिशा अपने केबिन से बाहर निकलकर आर्यन के केबिन की ओर चली गई। उसे बाहर जाते देख राशि उसके केबिन में चली गई और वहां पहुंचकर उसने सीडी देखे और खुद से बात करते हुए कहा, दिशा इस बार चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें आसानी से जीतने तो नहीं दूंगी। उसने वो सीडी अपने पर्स में डाली और वहां से चली गई। आर्यन और दिशा अपने केबिन में मौजूद थे कि तभी वहां जानवी पहुंच गई।
वहां पहुंचकर जानवी ने दिशा से कहा, दिशा हम इंक्वायरी शुरू करते हैं, मैं बोर्ड रूम में तुम लोगों का वेट कर रही हूं। ये बोलकर वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आर्यन दिशा की ओर देखने लगा। दिशा ने आर्यन को आंखों से कुछ इशारा किया और उसके गालों पर किस किया और कहा, मिस्टर जिंदल, आज आपका पूछताछ का आखिरी दिन होगा और कल से आप पहले की तरह सर उठाकर चल सकते हैं, ये दिशा का वादा है आपसे। दिशा को इतने कॉन्फिडेंस में देखकर आर्यन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने उसके माथे पर किस किया और कहा, अगर मेरी दिशा ने कहा है तो अब प्रॉब्लम को तो आउट होना ही पड़ेगा, चलो। ये बोलकर आर्यन और दिशा वहां से बोर्डरूम की ओर चले गए। जानवी ने पहले ही राशि सोना और मिस्टर संजय को वहां बुलवा लिया था। सारे लोग अपनी सीट पर पहले ही सेटल हो चुके थे। दिशा और आर्यन भी वहां पहुंच गए। जानवी ने दिशा की ओर देखकर कहा, आप सीडी की बात कर रहे थे, हम सभी को देखना चाहेंगे। दिशा ने हाँ में सर हिलाया और वहां देवा को बुलवाया और उसे वही सीडी लाने के लिए कहा। आर्यन ने जानवी की ओर देखकर कहा, आज आशीष मिसिंग है, क्या आज वह नहीं आएगा? जानवी का जवाब आया, मैंने उसे कॉल लगाया था लेकिन नंबर स्विच ऑफ है। और उधर आशीष रिया के साथ कैफेटेरिया में मौजूद था। वो उसे कुछ समझा रहा था। उसकी सारी बातें रिया बड़े गौर से सुन रही थी। उसकी बात सुनकर रिया का जवाब आया, ठीक है, अब मैं वही करूंगी जैसा आप कहेंगे। और उधर देवा बोर्ड रूम में पहुंचा और उसने दिशा से कहा, मैम आप किस सीडी की बात कर रही है? वहां कोई सीडी नहीं है। उसके इतना कहते ही दिशा परेशान हो गई और उसने कहा, सीडी नहीं है, मैंने तो टेबल पर रखी थी। देवा का जवाब आया, सॉरी मैडम, मैंने अच्छी तरह से हर जगह देखा लेकिन सीडी नहीं मिली। देवा के इतना कहते ही सारे लोग सवालिया नजरों से दिशा की ओर देखने लगे। दिशा ने सभी की ओर देखकर कहा, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आए। ये बोलकर वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद राशि ने जानवी की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है बेचारी अपने पति को बचाने के लिए हर मुमकिन चाल चल रही है। उसकी बात सुनकर आर्यन ने उसे घूर कर देखा और उधर दिशा अपने केबिन में सीडी ढूंढने लगी और सीडी ना पाकर वो परेशान हो गई। उसने खुद से बात करते हुए कहा, मैंने लैपटॉप पर सीडी लगाई थी, कहाँ चली गई सीडी? लगता है मैंने जानवी को यहाँ बुलाकर आज मुश्किल बढ़ा ली है। ये सोचकर दिशा बहुत परेशान हो गई कि तभी वहां देवा पहुंचा और उसने दिशा से कहा, मैडम आपको जानवी मैम बोर्ड रूम में बुला रहे हैं। दिशा ने हाँ में सर हिलाया और वह हैरान परेशान बोर्ड रूम पहुंची। उसका चेहरा ही उसकी सारी परेशानी खुद ब खुद बयां कर रहा था। जानवी ने दिशा की ओर देखकर कहा, क्या हुआ, कहाँ है सीडी? दिशा ने रिप्लाई किया, मैंने खुद सीडी अपने लैपटॉप से कनेक्ट की थी लेकिन ना जाने कहाँ चली गई। उसके इतना कहते ही वहां मौजूद मिस्टर संजय में नाराज होते हुए कहा, मिसेज जिंदल, आपको पता है इस तरह की चालाकियां कर आप मिस्टर जिंदल को बर्बाद कर रही है। आपकी इस हरकत से साफ समझ आ रहा है कि आप उन्हें निर्दोष साबित करने के लिए गेम खेल रही है। उनके इतना कहते ही जानवी का जवाब आया, हाँ दिशा, इससे यही मैसेज जा रहा है, पर इस तरह का काम कर तुम अपने हाथों अपने हस्बैंड की इमेज डाउन कर रही हो। दिशा चुपचाप सभी की बातें बर्दाश्त कर रही थी और राशि के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। जानवी ने सभी की ओर देखकर कहा, आई एम सॉरी, मैंने आज आप लोगों का वक्त बर्बाद किया। अब हम कार्यवाही तभी शुरू करेंगे जब हमें रिया मिल जाएगी। ये बोलकर वो जैसे ही अपनी चेयर से उठकर खड़ी हुई थी तभी वहां आशीष रिया के साथ पहुंच गया। रिया और आशीष को देखकर वहां मौजूद सारे लोग हैरान हो गए और सबसे ज्यादा परेशान वहां मौजूद राशि हो गई। राशि मन में सोचने लगी, इस मुसीबत को तो मैंने छुपा कर रखा था। यह आशीष के साथ यहाँ क्या कर रही है? कहीं यह मेरा नाम ना ले दे, मैं फंस ना जाऊं। और उधर रिया काफी घबराई हुई थी। वो सभी को बड़े गौर से देख रही थी, स्पेशली आर्यन को। रिया को देखकर वहां मौजूद जानवी उठकर उसके पास पहुंचे और उन्होंने रिया से कहा, रिया इतने दिनों से कहाँ गायब थी? तुम्हें पता है हम सब कितने परेशान थे। फिर कुछ सोचकर जानवी ने कहा, खैर अच्छा हुआ जो तुम आज यहाँ आ गई। मुझे ऐसा लगता है आर्यन तुम्हारा गुनहगार है। रिया आशीष की ओर देखने लगी। जानवी ने रिया की ओर देखकर कहा, तुम कोई भी फैसला किसी के दबाव में आकर मत करो। रिया, जो सच है आज हम सबके सामने वही सच बताओ। कहो रिया, क्या सच है? दिशा चुपचाप अपनी चेयर पर मौजूद थी और रिया को देख रही थी। रिया ने जानवी की ओर देखकर कहा, मैम जो सच है मैं वही बताऊंगी। ये बोलकर आर्यन को देखने लगी। दिशा और आर्यन बोर्ड रूम में रिया को देखकर हैरान थे। जानवी अब रिया के पास मौजूद थी। उसने रिया की ओर देखकर कहा, रिया सच सच बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम्हें किसी के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रिया ने आर्यन की ओर देखकर कहा,
आर्यन सर बहुत अच्छे हैं, मैंने उन पर गलत आरोप लगाए थे। ये बोलकर वो रोने लगी। इसे रोते देखकर सब हैरान हो गए। जाह्नवी भी अजीब नजरों से रिया को देखने लगी। जाह्नवी ने रिया की ओर देखकर कहा, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? रिया फफक कर रोने लगी और उसने जवाब दिया, जी हाँ मैडम, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। जो सच है आज मैं वही कह रही हूँ। आज आर्यन सर की कोई गलती नहीं थी। दरअसल मैं ही उनसे एक तरफा प्यार करने लगी, लेकिन वो मैडम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बस इसलिए आर्यन सर को पाने के लिए मेरी नीयत खराब हो गई। रिया को सब सच बता तो देख वहां मौजूद राशि के चेहरे का रंग उड़ गया। वो एक बार आशीष को देख रही थी और एक बार रिया को। राशि ने खुद से बात करते हुए कहा, कहीं लड़की मेरा नाम मत बोल दे वरना उल्टा केस मुझ पर ही केस बन जाएगा। रिया की बात सुनकर दिशा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और आर्यन भी बहुत खुश हुआ। रिया अपनी बात कंटिन्यू करती हुई कहने लगती, मैं अपना केस वापस लेती हूँ। और उसने आर्यन के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। वहां मौजूद जाह्नवी अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गई और उसने गहरी सांस लेकर रिया की ओर देखकर कहा, तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि तुम्हें मिस्टर जिंदल माफ कर देंगे? जाह्नवी अपनी चेयर से उठकर खड़ी हुई और रिया के पास जाकर उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी लड़कियां कानून का खिलवाड़ करते हैं। अरे कानून तुम जैसी लड़कियों की सुरक्षा के लिए बना है, लेकिन तुम्हारी जैसी लड़कियां तो कानून का जोक बनाकर रख देते हैं। जाह्नवी ने आर्यन और दिशा की ओर देखकर कहा, आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को परेशान किया, लेकिन मैं क्या करती, मेरी ड्यूटी थी। फिर उन्होंने एक बार रिया की ओर घूर देखा और कहा, आइंदा कभी किसी बेगुनाह पर इस तरह के आरोप मत लगाना वरना तुम कहीं की नहीं रहोगी। ये बोलकर जाह्नवी वहां से बगैर किसी से कुछ बोले चली गई। उनके जाते ही रिया भी रोते हुए बोर्ड रूम से बाहर आ गए। उसे बाहर जाते देख दिशा भी भागकर उसके पीछे बाहर निकले और दिशा में रिया का हाथ पकड़कर उसे कहा, सच सच बताओ रिया, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है तुम कभी भी आर्यन का बुरा नहीं कर सकते। बताओ किसके कहने से तुमने ऐसा किया? बोर्डरूम से सारे मेंबर उठकर बाहर आ चुके थे। वो दिशा और रिया की बातें सुन रहे थे। आशीष राशि की ओर देख रहा था। राशि ने उसे देखकर कुछ इशारा किया। आशीष दिशा के पास पहुंचा और उसे समझाते हुए कहने लगा, दिशा अभी ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। ये जानते हुए भी जी गलती एक्सेप्ट करने के बाद उसकी इमेज क्या रह जाएगी? दिशा चुप हो गई। उसने आशीष को डांटते हुए कहा, तुम हम दोनों के बीच नहीं बोल सकते, मैं उससे पूछ रही हूं। फिर उसने एक बार फिर रिया का हाथ पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहा, कहो रिया, किसके कहने से तुमने ऐसा किया? रिया जोर जोर से रोने लगी और दूर खड़ी राशि से चेहरे पर उसके घबराहट साफ झलक रही थी। आशीष ने दिशा से कहा, देखो दिशा, मैंने ही रिया को समझाया था और उसे समझाकर मैंने ही यहाँ लाया है, इसलिए मेरा हक है कहने का। अभी उसे इंट्रोगेट मत करो, ये सब बातें तुम बाद में भी पूछ सकती हो। रिया जोर जोर से रो रही थी। दिशा ने उसे कुछ नहीं कहा और रिया दौड़ते वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मिस्टर संजय दिशा के पास आए और उन्होंने दिशा की ओर देखकर कहा, आई एम सॉरी मिसेस जिंदल, अब आपकी कंपनी आईपीओ में जरूर परफॉर्म करेगी, बेस्ट ऑफ लक। ये बोलकर वो भी वहां से चले गए। राशि कसमसा कर रह गई और वो भी अपने केबिन की ओर चली गई। अब वहां सोना, दिशा और आर्यन मौजूद थे। सोना ने आर्यन को गले लगा लिया और उसके माथे पर किस किया से उन्होंने दिशा को भी अपने करीब आने का इशारा किया और उसके माथे पर किस किया और कहा, शाबाश बेटा, मुझे पता है जब तक तू मेरे आर्यन के साथ है उसे कुछ नहीं हो सकता। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो। ये बोलकर वो अपने केबिन चली गई। उनके जाने के बाद आर्यन ने दिशा का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, थैंक्स। आशीष अब भी उन्हें देख रहा था। उसने बगैर किसी से कुछ कहे वहां से चला गया। आर्यन दिशा का हाथ पकड़ा और उसे बोर्डरूम की ओर ले गया। वहां जाकर उसने उसे कसकर गले लगा लिया। दिशा की आंखें नम थी कि तभी दिशा का मोबाइल बजा। फोन दादी का था। जैसे ही दादी का नंबर उसने देखा, दिशा ने आर्यन की ओर देखकर कहा, लगता है बेबी डॉल को पता चल गया है। खुश होकर उसने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से दादी घबराकर बोली, बेटा तुरंत इसी वक्त घर आ जा। उनकी आवाज में उनकी घबराहट झलक रही थी। दिशा ने हड़बड़ा कर कहा, क्या बात है बेबी डॉल, सब ठीक तो है ना? दादी ने घबराकर कहा, नहीं मेरे बच्चे, कुछ भी ठीक नहीं है, बस तू जल्दी से घर आ जा और सुन, आर्यन को भी लेकर आना। ये बोलकर उन्होंने फोन कट कर दिया। दिशा ने आर्यन की ओर देखकर कहा, बेबी डॉल ने हमें तुरंत घर बुलाया है, आई थिंक वहां कुछ प्रॉब्लम हो गई है।
और उधर राशि अपने केबिन में मौजूद थी। उसने खुद से बात करते हुए कहा, इसीलिए कभी भी मिडिल क्लास लड़कियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इन लोगों का कोई वजूद ही नहीं होता। मैंने इस बेवकूफ लड़की को कितना कुछ नहीं सिखाया था, लेकिन उसने सब खेल बिगाड़ दिया। इतना अच्छा मौका मेरे हाथ लगा था, इस रिया की वजह से सब खत्म हो गया। और उधर दिशा और आर्यन हड़बड़ाते हुए घर पहुंच गए। उन्हें वहां पहुंचकर उन्होंने जैसे ही डोर बेल बजाई, दरवाजा दादी ने खोला। उनके हाथों में आरती की थाली थी। उनके साथ निशा भी मुस्कुराती हुई दरवाजे पर मौजूद थे। दादी को देखकर आर्यन और दिशा हैरान हो गए। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों को क्या लगा बेबी डॉल मजाक नहीं कर सकती, थोड़ी एक्टिंग नहीं कर सकती अपने बच्चों को यहाँ बुलाने के लिए? हमने तो न्यूज़ चैनल पर सुन लिया कि हमारे बच्चों पर से मुसीबत टल चुकी है, बस इसीलिए तुम दोनों को यहाँ बुलाने के लिए हम दोनों ने ऐसा किया। उनके इतना कहते ही दिशा बोल पड़ी, बेबी डॉल आपको पता है हम कितना घबरा गए थे, आप हमें ऐसे ही बुला लेती। निशा का जवाब आया, और जैसे तुम दोनों तुरंत चले आते। अच्छा चलो अब माँ तुम दोनों की नजर उतारेगी, साथ में खड़े हो जाओ। दादी ने उन दोनों के ऊपर से आरती की थाली घुमाई और कहा, आओ बच्चों तुम दोनों घर के अंदर आ जाओ। आर्यन और दिशा घर के अंदर आए कि तभी वहां सूरज भी पहुंच गए। उनके हाथों में जलेबी से भरी प्लेट थी और उन्होंने अपने हाथों से जलेबी उठाकर आर्यन को खिलाया और कहा, बप्पा करें हमेशा तुम दोनों के जीवन में इसी तरह मिठास बनी रहे। फिर उन्होंने जलेबी का एक पीस उठाकर दिशा को खिलाया। दिशा ने आधी जलेबी खाई और बाकी प्लेट पर रख दी। ये देखकर सूरज ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्यों तुझे तो जलेबी बहुत पसंद है, तुझे याद है जब तू छोटी थी तब तो अकेले एक पाव जलेबी खा लिया करती थी। उनकी बात सुनकर आर्यन हंसने लगा और फिर उसने कहा, तो इसका मतलब इसीलिए ये इतनी मोटी है? दिशा ने झूठ मूठ नाराज होते हुए कहा, जय मैं आप दोनों से बात नहीं करती। निशा वहां पहुंचे और उन्होंने दिशा को साइड हग किया और कहा, क्यों मेरी बच्ची को आप लोग परेशान कर रहे हैं? सूरज की बात सुनकर सारे लोग हंसने लगे। दादी ने जवाब दिया, अच्छा अब सारे लोग एक साथ गुरुद्वारे चलेंगे मत्था टेकने। आर्यन का जवाब आया, बेबी डॉल आप लोग गुरुद्वारे चले जाएं और मेरी तरफ से भी माथा टेक लीजिएगा, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मैं निकलता हूं। ये बोलकर आर्यन वहां से जाने लगा और उधर आशीष कोहिनूर ऑफिस के बाहर अब भी मौजूद था। उसने खुद से बात करते हुए कहा, अब चाहे जो भी हो लेकिन दिशा के चेहरे पर स्माइल नहीं आनी चाहिए। उसने हर किसी को यूज किया है, हर किसी से मतलब से संबंध रखा है, चाहे आर्यन हो चाहे विक्रम। दिशा संबंध तुमने सिर्फ अपने मतलब के लिए ही बनाए हैं। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजा। फोन पर अननोन नंबर डिस्प्ले हो रहा था। आशीष ने जैसे फोन रिसीव किया दूसरी ओर से आवाज आई, क्या आप मिस्टर आशीष हैं? आशीष का जवाब आया, जी हाँ। दूसरी ओर से फादर ने कहा, मैं फादर डिकोस्टा बोल रहा हूँ विनती के पास से। विनती को थोड़ा होश आया है लेकिन डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया है, बस वो हमारे बीच कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये सुनकर आशीष के हाथों से मोबाइल छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। आर्यन दिशा के घर से निकल ही रहा था। दिशा भी उसे घर के बाहर तक छोड़ने आई थी। दिशा के चेहरे पर आज उसकी खुशी साफ झलक रही थी। आर्यन ने उसके चेहरे की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही और इतना ही खुश देखना चाहता हूँ, हमेशा हंसते रहा करो। दिशा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। आर्यन बोला, चलता हूँ और बहुत जल्द तुम्हें लेने आने वाला हूँ, बाय। दिशा ने भी उस रिप्लाई किया और आर्यन वहां से चला गया। और उधर रिया अपने हॉस्टल में वापस आ चुकी थी। उसका मन बहुत खराब था। जैसे ही वह अपने हॉस्टल में पहुंची उसकी रूम पार्टनर ने उसके पास आकर कहा, रिया इतने दिनों से कहाँ थी तू? खैर वो सब छोड़, तुझसे मिलने कोई आया हुआ है, तेरे रूम में है। ये बोलकर वहां से चली गई। रिया ने खुद से बात करते हुए कहा, मुझसे मिलने कौन आया होगा? ये सोचकर वह जैसे ही अपने रूम में पहुंचे वहां राशि मौजूद थी। राशि को देखकर रिया हड़बड़ा गई। राशि ने उसे घूरकर देखा और कहा, तुमने क्या सोचा मैं इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? तो तुमने गलत सोचा, मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। डर के मारे रिया का गला सूखने लगा। उसने राशि की ओर देखकर कहा, मैडम आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, प्लीज आप मुझे परेशान मत कीजिए। इस पर राशि ने नाराज होते हुए कहा, तुमसे क्या चाहती हूँ माय फुट? तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की की वजह से आज हम अपनी जीती हुई बाजी हार गए। किसके कहने से तुमने अपना केस वापस लिया और मैंने तुम्हें मना किया था ना घर से बाहर निकलने, फिर तुम क्यों निकली बोलो? ये कहते हुए राशियों से गुस्से से घूरने लगी। राशि की बात सुनकर रिया ने अपने हाथ जोड़ लिए और रोते हुए उसने कहा, आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके किसी काम नहीं
आसक्ति, मैं सच्चे दिल से आर्यन सर को प्यार करती हूँ। और सच्चा प्यार वही होता है जो अपने प्यार को हमेशा खुशी दे, और मैंने ना जाने क्या सोचकर अपने प्यार को तकलीफ पहुंचाई। ये बोलकर वो फफक कर रोने लगी। राशि ने उसका हाथ पकड़कर उसे डांट लगाते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, पूरा खेल बर्बाद कर दी और ऊपर से रोने का नाटक करती है। रिया ने उसकी ओर देखकर कहा, मैम, मेरी आत्मा ने आर्यन सर पर झूठा केस बढ़ाने की बात गवारा नहीं की, और जो बात आत्मा गवारा ना करे उसे नहीं करना चाहिए, बस इसीलिए मैंने अपना केस वापस ले लिया। राशि ने उसे घूर कर देखा और कहा, तो ठीक है, तुम अपनी आत्मा की सुनो और मैं अपने दिमाग के। अब तुम्हें कोहिनूर से रिकमेंडेशन लेटर नहीं मिलेगा और ना ही तुम्हें वहां से तुम्हारा कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, समझ गई तुम? और कोहिनूर तुम्हें धक्के मारकर निकाल चुका है, ये पकड़ो अपना रेजिग्नेशन लेटर। ये बोलकर उसने एक लेटर रिया को दिया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रिया रोते हुए बेड पर बैठ गई और उसने रोते हुए खुद से कहा, आर्यन सर, दिशा मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया दोनों के साथ। और उधर आशीष फादर डिकोस्टा का फोन आने के बाद वहां से नैनीताल निकल गया और उसने घर पर कैसे को इन्फॉर्म भी नहीं किया, सिर्फ उसने सूरज को मैसेज डाल दिया था कि वो कुछ अर्जेंट काम से दिल्ली के बाहर जा रहा हूं, कब आएगा उसे भी नहीं पता। दिशा आर्यन को सी ऑफ कर घर के अंदर पहुंची और घर आकर सूरज और निशा के बीच में बैठ गई। सूरज ने उसे साइड हग किया और कहा, मेरी बच्ची, कहते ना अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। दिशा ने सवालिया नजरों से सूरज और निशा की ओर देखकर कहा, मुझे आप लोगों से एक शिकायत है। दादी भी वहां मौजूद थे। दादी ने दिशा की ओर देखकर कहा, बोल, तुझे क्या शिकायत है? दिशा में सभी की ओर देखकर कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूं आप लोग मुझे अकेले छोड़ देते हैं, मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं करते, ऐसा क्यों? उसके इतना कहते ही सूरज बोल पड़ा, दरअसल बेटा, हमें ऐसा लगता था, तो वैसे ही बहुत परेशान है, शायद तू अकेले रहना चाहती हो, इसलिए हम तुझसे दूर रहते थे। निशा ने सूरज और निशा का हाथ पकड़ लिया और कहा, आप दोनों को पता है मैं इस बीच कितना अकेला फील कर रही थी। आप दोनों की बातें, बेबी डॉल की गोद, सारी चीजें बहुत याद आ रही थी। वहां मौजूद दादी, मैं थोड़ा सीरियस होकर कहा, दरअसल हमें ऐसा लगा कि अब तेरी शादी हो गई है तो बड़ी हो गई है, अब तुझे बेबी डॉल की गोद की जरूरत नहीं रह गई। उनकी बात सुनकर दिशा उठकर उनके पास बैठ गई और अपना सर उनकी गोद में रखकर कहने लगी, बेबी डॉल, मुझे हमेशा आपकी जरूरत होती है, बस मैं कभी कभी कह नहीं पाती। ये बोलकर दिशा रोने लगी। दादी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, रो मत मेरी बच्ची, सब ठीक हो गया है और इतने दिनों बाद हमारी खुशियां वापस आई है। दादी ने सूरज निशा की ओर देखकर कहा, सोना जी का फोन आया था। 4-5 दिन बाद आर्यन पाक फेरे की रस्म के लिए दिशा को लेने आएगा, तो उसके पहले मैं चाहती हूं हम घर पर एक बार फिर ग्रह शांति की पूजा करवा ले। दिशा ने कहा, लेकिन बेबी डॉल, वो पूजा तो हमने पहले ही कर चुकी है। दादी ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, लेकिन शादी के बाद एक बार और उसे करना होगा, और एक बार हम बहुत अच्छी तरह से पूजा पाठ करेंगे ताकि हमारे बच्चों की लाइफ में अब कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तभी सूरज की नजर अपने मोबाइल पर पड़े जिसमें आशीष का व्हाट्सएप आया हुआ था। सूरज में सभी के बीच में कहा, आशीष ने कुछ व्हाट्सएप किया है। ये बोलकर उन्होंने अपना व्हाट्सएप पढ़ा और उन्होंने हैरान होकर कहा, आशीष हम सबको बगैर बताए दिल्ली के बाहर गया हुआ है और उसे बहुत जरूरी काम आने की वजह से वो कब तक वापस लौटेगा उसी वक्त बताएगा। अजीब लड़का है। सूरज की बात सुनकर दिशा दादी की गोद से उठकर बैठकर और हैरान होकर कहने लगी, बाबा, लेकिन आईपीओ की सारी जिम्मेदारी आशीष ने ली थी और सारा काम भी वही देख रहा था, और इस तरह अचानक वो कैसे जा सकता है? दादी ने दिशा को समझाते हुए कहा, अरे बेटा, वकील आदमी है, आ गया होगा कुछ अर्जेंट काम, और वैसे भी वो कितना बड़ा वकील है ये तो हमें पता ही है ना, सारे क्लाइंट उसे ही अपने केस के लिए हायर करना चाहते हैं। निशा ने दिशा को समझाते हुए कहा, आईपीओ का काम तो देख लेना, तुझे तो सारी चीजें पता होती है, उसमें घबराने की क्या बात है? दिशा के चेहरे पर परेशानी के भाव आ चुके थे। उसने कहा, माँ, आईपीओ का सारा काम उसे ही देखना था और उसके लिए उसने सारी तैयारियां कर रखी थी, ऐसे कैसे जा सकता है वो? ये बोलकर दिशा ने टेबल पर रखा अपना मोबाइल फोन उठाया और आशीष का नंबर डायल किया। फिर उसने सूरज की ओर देखकर कहा, इस लड़के ने तो अपना फोन बंद कर रखा है, कहाँ गया है, कैसे गया, कुछ बताकर भी नहीं गया। सूरज बोला,
तू परेशान ना हो बच्चे, वो खुद तुझे फोन करेगा। अब इतना अच्छा समय है तो परेशानी में मत बेटा। और उधर रिया फोन पर मल्टीनेशनल कंपनी के रिसेप्शन में बात कर रही थी। रिया ने कहा, देखिए मैंने कोहिनूर कंपनी में जॉब किया है और मेरे पास उसका अच्छा एक्सपीरियंस भी है। दूसरी ओर से रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, आई एम सॉरी मैं अब लेकिन आपका पिछला रिकॉर्ड देखते हुए आपको यहाँ जॉब नहीं मिल सकती, और यहाँ तो क्या आपको दिल्ली में शायद ही कहीं जॉब मिलेगी। ये बोलकर फोन कट हो गया। फोन कट होने के बाद रिया काफी परेशान हो गई और उसने खुद से बात करते हुए कहा, मैं क्या करूं, मुझे हॉस्टल के पैसे भी देना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। फिर उसने खुद से बात करते हुए कहा, ये सारी तकलीफ से मैंने खुद अपने हाथों से लिखी है। अगर मैंने आर्यन सर के साथ गलत नहीं किया होता तो आज मुझे ये दिन भी नहीं देखना पड़ता। एक बार मुझे रोजी को फोन करना चाहिए, शायद वह मेरी कोई मदद कर सके। अगली सुबह दिशा रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि तभी घर की डोर बेल बजी। डोर बेल सुनकर उसने दरवाजा खोला। सामने उसकी रोशनी बुआ मौजूद थे। उन्हें देखकर दिशा बहुत खुश हुई और दिशा ने अपनी बुआ को प्यार से गले लगा लिया। दिशा को उन्होंने गले लगा कर कहो, तेरी शादी में नहीं आ पाई थी इसलिए देख मैं अभी भागी चली आई। दिशा ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा किया बुआ जी। फिर बुआ ने अपने साथ आए अपने बेटे शैंकी से कहा, अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, चल घर के अंदर चल बेवकूफ कहीं का। दिशा में शैंकी को देखकर कहा, बुआ जी शैंकी कितना बड़ा हो गया है। बुआ जी ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा, और उतना ही नालायक भी। निशा और दादी भी वहां पहुंच चुके थे, उनके साथ सूरज भी मौजूद थे। सामने रोशनी बुआ को देखकर दादी बहुत खुश हो गए और जाकर उन्हें गले लगा लिया। रोशनी में दादी की ओर देखकर कहा, माँ तो कितनी कमजोर हो गई है, लगता है भाभी तेरा कोई ख्याल नहीं रखती। ये बोलकर वो दिशा की ओर देखने लगे। सूरज ने हंसते हुए कहा, तू आ गई है ना तो तू ख्याल कर लेना। रोशनी सूरज और निशा के गले लग गई। शैंकी भी सूरज और निशा को देखकर उनके पैर छूकर बोला, मामा जी मामी जी, आप लोग पहले से भी ज्यादा यंग होते जा रहे हो, क्या बात है। दादी ने हंसते हुए कहा, तेरे मामा मामी सदाबहार है, चल मेरे भी पैर छू। शैंकी ने हंसते हुए दादी के पैर छुए और गले लगा लिया। दादी ने रोशनी जोर देकर कहा, अच्छा करी अभी जो तू आ गई, अब हम अच्छे से पूजा की सारी तैयारियां कर सकेंगे। दिशा की शादी में तो आ नहीं पाई थी लेकिन अब हम पूरी कसर पूरी करेंगे। रोशनी ने हंसते हुए हाँ में सर हिला दिया। दिशा ने बुआ की ओर देखकर कहा, आप लोग बैठकर बातें कीजिए, मैं अभी ऑफिस होकर आती हूँ। शैंकी ने दिशा का हाथ पकड़कर कहा, कैसी बातें करती हो दीदी, अभी अभी तो हम आए हैं और हमें दिल्ली कौन घुमाएगा, अगर आप चले जाएंगे तो। दिशा ने उसकी ओर देखकर कहा, तू परेशान बिल्कुल मत हो, हम सब आज शाम को बेबी डॉल की फेवरेट चौपाटी में जाएंगे। ओके, शैंकी ने जवाब दिया, पक्का तुम टाइम से आ जाओगी ना। दिशा ने उसके सर पर प्यार से टपली मारकर कहा, बिल्कुल टाइम से आ जाऊंगी। ये बोलकर को वहां से ऑफिस के लिए चली गई। कुछ देर बाद जैसे ही ऑफिस के रिसेप्शन में पहुंची, रोजी फोन पर जोर जोर से किसी को डांट रही थी। वह बार बार बोल रही थी, रिया तुम्हें कितनी बार कहा है यहाँ बार बार फोन कर मुझे परेशान मत किया करो, तुम्हें कोई रिकमेंडेशन लेटर नहीं मिल सकता और प्लीज बार बार मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया। दिशा उसके टेबल के पास खड़ी होकर उसकी सारी बातें सुन चुकी थी। दिशा ने रोजी की ओर देखकर कहा, रिया का फोन था ना रोजी? रोजी ने हैरान होकर कहा, जी हाँ मैडम, हर रोज फोन करके परेशान करते रहती है। दिशा ने रोजी की ओर देखकर कहा, रिया का लास्ट मंथ का चेक क्लियर हो चुका है? रोजी का जवाब आया, नहीं मैम। दिशा ने कहा, तुम उसका चेक रेडी कर मेरे केबिन में भेजो तुरंत। ये बोलकर वो अपने केबिन में चली गई। और उधर आशीष फादर डिकोस्टा के पास पहुंच चुका था। फादर डिकोस्टा ने आशीष को देखकर कहा, विनती को जब होश आया था तो उस बच्ची ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, अभी वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। दिशा अपने केबिन में मौजूद थी कि तभी रोजी उसके कैबिन में पहुंची। रोजी को देखकर दिशा अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने कहा, क्या रिया का चेक रेडी हो चुका है? रोजी ने हाँ में सर हिलाया और एक एनवलप दिशा को पास कर दिया। रोजी ने दिशा की ओर देखकर कहा, माम अगर आप कहें तो ये पेमेंट चेक हम उसे भिजवा देते हैं। दिशा का जवाब आया, इसे मेरे पास ही रहने दो। रोजी कुछ सोचकर दिशा से बोली, मैम उस लड़की ने आप लोगों के साथ इतना कुछ गलत किया लेकिन फिर भी आप उसके लिए सोच रहे हैं। दिशा ने उसकी ओर मुस्कुरा कर देखा और कहा, रोजी हम गलत नहीं होते लेकिन कभी कभी हम जिस रास्ते पर चल पड़ते हैं रास्ता गलत होता है, बस वही रिया के साथ हुआ था। रोजी ने स्माइल करते हुए दिशा से कहा,
सचमुच मैडम, बहुत बड़ा दिल है आपका, किसी को माफ करने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। दिशा ने स्माइल कर दिया और वो भी वहां से चली गई। दिशा कुछ सोचकर अपने चेयर से उठी और वहां से रिया के हॉस्टल के लिए निकल गई और कुछ देर बाद वो उसके हॉस्टल पहुंची। वहां पहुंचकर उसे रिसेप्शन में कहा, मैं रिया से मिलना चाहती हूं। वार्डन का जवाब आया, लेकिन अभी वो कहीं बाहर गई हुई है। दिशा को देखकर एक लड़की उसके पास पहुंची और उसने कहा, वैसे मैं रिया के रूममेट हूं, अगर आपको कुछ काम हो तो आप मुझे बता सकती हैं, उसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा, बेचारी अपने लिए नए काम की तलाश में जो है। उसकी बात सुनकर दिशा ने एनवलप उस लड़की के हाथ में दे दिया और कहा, जब वो आए तो उसे ये दे देना। उस लड़की ने दिशा की ओर देखकर कहा, लेकिन अगर वो आपका नाम पूछेगी तो मैं उसे क्या कहूंगी? दिशा ने मुस्कुरा कर कहा, कह देना उसकी दोस्त आई थी। दिशा ये बोलकर वो वहां से चली गई कि तभी उसका मोबाइल बजा। फोन आर्यन का था। दिशा ने जैसे उसका फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से आर्यन ने कहा, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ, आज आप शाम 7 बजे रेडी रहिएगा, आपका हैंडसम हस्बैंड आज आपको लेकर एक रोमांटिक डेट पर जाएगा, ओके? दिशा ने स्माइल कर दिया और कहा, ओके, और फोन कट कर दिया। दूसरी ओर आशीष हॉस्पिटल में फादर डिकोस्टा के साथ मौजूद था और विनती जनरल वार्ड में एडमिट थी। वो अब दवाइयों और ऑक्सीजन मास्क के सहारे ही जिंदा थी। डिकोस्टा ने आशीष से कहा, मुझे यकीन नहीं होता विनती जैसी बहादुर लड़की ऐसा गलत कदम कैसे उठा सकती है। यंग मैन, इफ यू डोंट माइंड, तो क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि तुम्हारा और विनती का क्या रिश्ता है? आशीष ने उनकी ओर देखकर कहा, दरअसल मैं और विक्रम बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारी दोस्ती स्पोर्ट्स की वजह से हुई थी, हम दोनों वॉलीबॉल के बेस्ट प्लेयर थे और विक्रम की इकलौती बहन विनती से मैं शादी करना चाहता था, हालांकि कभी मैं अपने दिल की बात उसे बता नहीं पाया और इस बीच विक्रम और विनती के बीच एक बहुत बड़ा तूफान आया। उस तूफान का नाम था जानवी और उस तूफान में हम तीनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। डिकोस्टा ने हैरान होकर कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि विनती ने सुसाइड ट्राई किया। आशीष ने फादर की ओर देखकर कहा, फादर, जेल में विनती इतनी ज्यादा डिप्रेशन में थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं मिलने गया था उससे और विनती मेरी वजह थी दिल्ली आने की। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ विनती को टूटकर प्यार किया है और विक्रम से सच्ची दोस्ती निभाई है, लेकिन कोई एक आकर इतने सारे रिश्ते पल भर में मिटा दे, ये तो गलत बात है ना? फादर ने गहरी सांस ली और कहा, विनती के आगे और पीछे अब तो कोई रहा नहीं, मुझे लगता है अब तुम्हें ही उसकी देखरेख करनी पड़ेगी और डॉक्टर ने तो अपना जवाब दे दिया है, वो 1 या 2 दिन से ज्यादा। अपनी बात बीच में ही अधूरी छोड़ फादर चुप हो गए। उनके अनकहे जज्बात आशीष समझ गया और आशीष वहां से उठकर विनती के वार्ड में चला गया और वहां उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी, उसे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और बिल्कुल अभी चढ़ा हुआ था। आशीष उसके पास रखी चेयर पर बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर अपने माथे में लगाकर फफक कर रोने लगा। विनती ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर आशीष को एक नजर देखा और एक फीकी सी स्माइल कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आशीष ने रोते हुए उसका हाथ पकड़कर कहा, विनती, क्या किया तुमने खुद के साथ? एक बार तुम मेरे बारे में सोचती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें बाहर लाने के लिए मैं अपनी सारी ताकत लगा देता, लेकिन तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लगा और उधर दिशा अपने घर पहुंच चुकी थी और वो आर्यन के साथ डिनर डेट पर जाने के लिए रेडी हो रही थी कि तभी वहां शैंकी पहुंचा और उसने शिकायत करते उससे कहा, दीदी, ये क्या, आपने तो कहा था आज हम दिल्ली घूमने जाएंगे और आप जीजू के साथ डिनर पर जा रहे हैं, नॉट फेयर। दिशा ने मुस्कुरा कर कहा, अरे शैंकी, तुम सब बाबा के साथ घूमने जा रहे हो, मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था। ओके थैंक यू, शैंकी ने खुश होकर कहा, ओके दीदी थैंक यू। और दिशा आईने में तैयार होकर खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी कि तभी बुआ वहां पहुंची और उन्होंने दिशा को मुस्कुराते देखकर उसे छेड़ते हुए कहा, क्या बात है, आज मेरी भतीजी बहुत शर्मा रही है, आर्यन के साथ जा रही है ना, उसका ही नूर होगा। दिशा हंस पड़े, फिर उसने रोशनी के गालों को पकड़कर कहा, और मेरी बुआ के गालों पर किसका नूर है, मेरे फूफा जी का है ना। रोशनी ने उसके सर पर तकली मारकर कहा, हट बेशर्म कहीं की। कि तभी सूरज दिशा के रूम में पहुंचा और उसने कहा, बेटा, तुझसे मिलने तेरी दोस्त आई हुई है। दिशा ने हैरान होकर कहा, मेरी दोस्त? रोशनी ने कहा, जा। दिशा घर के लिविंग एरिया में पहुंचे जहां रिया मौजूद थी। रिया को देखकर दिशा हैरान हो गई। दिशा रिया के पास वाले सोफे पर जाकर बैठ गई। रिया ने अपने हाथ जोड़कर दिशा से कहा, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैंने आपके और आर्यन सर के साथ बहुत ज्यादा गलत किया और इसके लिए मैं खुद को कभी माफ भी नहीं कर पाऊंगी।
दिशा ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया, वरना मैं चेक लेकर खुद तुम्हारे हॉस्टल नहीं आती। रिया ने रोते हुए कहा, मैम आपका दिल सचमुच बहुत बड़ा है और आप बहुत अच्छी हैं, थैंक यू सो मच, में आपने मुझे माफ कर दिया उसके लिए। दिशा ने जवाब में स्माइल कर दिया और उसकी ओर देखकर कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था, मुझे पता है तुम बहुत अच्छी लड़की है। रिया ने रोते हुए कहा, मैम आर्यन सर से भी कहेगा, हो सके तो मुझे माफ कर दे, अब मैं तसल्ली से अपने छोटे से शहर जा सकते हूँ और अपनी जिंदगी एक नए तरीके से जीना शुरू करूंगी। उसकी इस बात को सुनकर दिशा का जवाब आया, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम अब भी कोहिनूर में काम करोगी और तुम्हारा भी ज्वाइनिंग लेटर तुम्हें कल मिल जाएगा, कल टाइम पर ऑफिस आ जाना। ये बात सुनकर रिया बहुत खुश हुई, लेकिन थोड़ी हैरानी भी। फिर उसने दिशा की ओर देखकर कहा, लेकिन मैम मैं वापस ऑफिस कैसे आ सकती हूँ? दिशा ने उसकी ओर देखकर कहा, गलती मानकर तुमने पश्चाताप कर लिया है और अगर मैं तुम्हें माफ ना कर सकी तो तुम्हारे सामने मेरा कद छोटा हो जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, तुम्हें तो पता ही है। ये बोलकर दिशा मुस्कुराने लगी और रिया भी बहुत खुश हो गई। उसने खुश होकर कहा, थैंक यू सो मच मैम, सचमुच आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, मैं चलती हूँ, कल आपसे ऑफिस में मिलूंगी। ये बोलकर रिया वहां से उठकर चली गई। उसके जाने के बाद सूरज दिशा के पास आकर बैठा और खुश होकर उन्होंने कहा, बेटा ने मैंने तेरी और रिया की सारी बातें सुन ली और मुझे गर्व है कि तू हमारी बेटी है। दिशा ने स्माइल की और कहा, बाबा आज तक आप लोगों ने जो सिखाया वही तो मैंने किया। सूरज ने उसे साइड हग किया कि तभी आर्यन की गाड़ी का हॉर्न उन्हें सुनाई पड़ा। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, जा आर्यन आ गया है। दिशा ने स्माइल किया, वहां से चली गई। आर्यन उसके घर के बाहर मौजूद था। दिशा भी उसके पास वाली सीट पर आकर बैठ गई। आर्यन ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या बात है, आज आप पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। दिशा ने थोड़ा इतराते हुए कहा, मिस्टर जिंदल अब तो कुछ नया डायलॉग दिया करिए, हर वक्त आप वही पुराना डायलॉग देते हैं। आर्यन हंसने लगा और उसके माथे पर किस किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, आई लव यू माई वाइफ। दिशा ने स्माइल करते हुए रिप्लाई किया, आई लव यू टू माई हस्बैंड। आर्यन ने स्माइल किया और गाड़ी ड्राइव करने लगा। दूसरी ओर राशि अपने घर के लिविंग एरिया में मौजूद थी और उसके साथ समीर भी मौजूद था। समीर ने राशि से कहा, राशि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, जब तक हमारा प्लान सक्सेसफुल ना हो जाए मुझे इस तरह घर पर मत बुलाया करो, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता। राशि ने उसकी ओर देखकर कहा, कम ऑन समीर, तुम हर वक्त मुझसे इस तरह की बातें क्यों करते हो? कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम सचमुच मुझे प्यार नहीं करते। ये बोलकर राशि नाराज होकर बैठ गई और हमेशा की तरह समीर ने कुछ सोचा और उसके पास जाकर बैठ गया और उसके बालों को सहलाते हुए कहने लगा, माय डार्लिंग, बस कुछ ही दिन का नाटक हमें करना है और फिर जैसा हमने सोचा है वैसा ही होगा। मुझे पता है तुम भी दिशा को उसके घुटनों के बल बैठे देखना चाहती हो और तुमसे कहीं ज्यादा ये चाहत मेरी है उसे। जब तक समीर मित्तल घुटनों के बल बैठा नहीं देता तब तक चैन की नींद नहीं सो सकता। ये बात सुनकर राशि अपने समीर की ओर देखकर, आर्यन को तो मैं एक बार फिर अपने जाल में फंसा लूं, लेकिन इस दिशा की वजह से सब किए कराए पर पानी फिर जाता है और सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे उस मिडिल क्लास रिया पर आ रहा है, पूरे प्लान पर उसने पानी फेर दिया। समीर राशि की ओर देखकर कहने लगा, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें कुछ ऐसा सोचना है जिसमें सिर्फ दिशा की हार हो, सिर्फ दिशा की हार। कुछ सोचते हुए राशि ने समीर से कहा, यह आशीष कहने के लिए तो दिशा का दोस्त है, लेकिन कोई वजह है जिससे वो दिशा से बदला लेना चाहता है। समीर ने राशि को डांटते हुए कहा, ओ शट अप राशि, अब तुम अपना स्टुपिड दिमाग मत लगाओ, अगर वो उसका दुश्मन होता तो रिया को क्यों एक्सपोज करता। राशि ने तुरंत रिप्लाई किया, लेकिन उस दिन जब दिशा रिया से बार बार पूछताछ कर रही थी तो उस वक्त आशीष ने ही मुझे बचाया था, कुछ तो कनेक्शन है। समीर ने राशि की ओर देखकर कहा, राशि हमें बस अपना खेल जारी रखना है, अगर हमारे पास मोहरे खुद चलकर आए तो बहुत अच्छा है और अगर नहीं आए तब भी हमें अपनी मंजिल पर नजर रखना। राशि ने समीर की ओर देखकर कहा, डोंट वरी समीर, अब तो वही होगा जैसा हमने चाहा है। आर्यन और दिशा एक रोमांटिक डेट के लिए निकल चुके थे। आर्यन गाड़ी ड्राइव कर रहा था और दिशा विंडो के बाहर देख रही थी। ग्लास नीचे होने की वजह से आती जाती हवाएं उसके चेहरे को छूकर निकल रही थी और उसकी खूबसूरत जुल्फें उसके चेहरे पर बिखरकर उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। आर्यन गाड़ी ड्राइव करते हुए गाना गुनगुनाने लगा, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। और शरारती तरीके से वो अपने पास बैठी दिशा को देख रहा था। उसकी आवाज सुनकर दिशा जोर से हंसने लगी और आर्यन का हाथ अपने हाथों में लेकर बैठ गई और वो भी उसके तरीके से उसे जवाब देती हुई गाना गाने लगे।
तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। आर्यन जोर से हंसने लगा और उसके हाथों में किस किया और कहने लगा, सचमुच दिशा, जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मेरी लाइफ खुशियों से भर गई है। मानता हूँ हमारी लाइफ में बहुत सारी तकलीफें आई, लेकिन तुम्हारा साथ होने की वजह से उन तकलीफों को जाना भी पड़ा। थैंक यू सो मच, हर मोड़ पर हर पल मेरा साथ देने के लिए। दिशा ने उसके कंधे पर अपना सर रख लिया और गहरी सांस लेकर कहने लगी, कभी कभी मन करता है तुम इसी तरह बस यूं ही बातें करते जाओ और मैं तुम्हारी बातें सुनती जाऊं और बस सुनती चली जाऊं। आर्यन ने हंसते हुए कहा, क्या मैं अपनी अच्छी बातें करता हूं या फिर तुम मेरे मजे ले रही हो? ये बोलकर वो हंसने लगा। दिशा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और दिशा उसे दीवानों की तरह देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। उस गहराई को पढ़कर आर्यन ने उसकी ओर देखकर कहा, इरादा क्या है? उसके इतना कहते ही दिशा का जवाब आया, ना मैं खुद को पा सकी, ना खुदा को, तुम्हारे प्यार में ऐसे गुम हुई खो बैठी खुद के वजूद को। अब तो रंग चढ़ चुका है, मुझ पर तेरे इश्क का जी चाहता है, दामन थाम लूं तेरे साथ बिताए हर एक पल का। मैं वहीं खड़ी रही लेकिन ना जाने क्यों ना पा सकी तेरी परछाई को। ये बोलकर दिशा आर्यन की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। उसकी आवाज में एक गहराई थी, एक कशिश थी जिसे आर्यन ने बहुत दिनों बाद महसूस की थी। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, दिशा, हमेशा इसी तरह खुश रहो और मुझे हमेशा इतना ही प्यार करती रहो। वादा करो मुझसे हमेशा इतना ही प्यार करोगे? दिशा ने नहीं, मैं सर हिलाया। आर्यन हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा। दिशा ने छोटे बच्चों की तरह फेस बनाकर कहा, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा और बहुत ज्यादा प्यार करने वाली हूं, इतना प्यार जितना तुम्हें कभी किसी ने ना किया हो। आर्यन ने उसके माथे पर किस किया और उनके बातचीत के दौरान वो लोग एक खूबसूरत लाइट से सजे रिजॉर्ट में पहुंच गए। रिसोर्ट देखकर दिशा ने हैरान होकर आर्यन से कहा, ये मुझे कहाँ लेकर आ गए? आर्यन का जवाब आया, अपने प्यार को अपने प्यार की दुनिया में ले आया। तुम आओ तो मेरे साथ बहुत सवाल करती हो। दिशा आर्यन के साथ उसका हाथ पकड़े और रिसोर्ट के अंदर पहुंचे। वहां पहुंचते ही उस रिसोर्ट का मैनेजर उनके पास पहुंचकर बोला, वेलकम सर एंड मैम। ये कहते हुए उसने एक खूबसूरत फ्लावर बुके उन दोनों के हाथ में पकड़ा दिया और आर्यन की ओर देखकर उसने कहा, सर, ये हमारी खुशनसीबी है कि आपने हमारे रिसोर्ट में अपना बेशकीमती समय बिताने का फैसला किया और उम्मीद करता हूं कि हमारा रिसोर्ट आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। प्लीज वेलकम। ये कहते हुए उसने आर्यन को रिसोर्ट के अंदर आने का इशारा किया। आर्यन और दिशा एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए रिसोर्ट के और अंदर पहुंचे, जहां बहुत बड़ा सा खूबसूरत हरा भरा गार्डन था और उसके बीचों बीच पुल रेस्टोरेंट बना हुआ था और वो भी बड़ी ही खूबसूरती से लाइट से सजाया गया था। ये देखकर दिशा हैरान होकर आर्यन की ओर देखने लगी और उसने कहा, दिल्ली में ऐसी ऐसी जगह तुम कहां से ढूंढते हो? आर्यन का जवाब आया, जब इंसान प्यार में होता है तो उसे हर प्यारी चीज खुद ब खुद मिल जाती है, ढूंढना नहीं पड़ता है। वो सारी बातें तुम छोड़ो, हम इस पल को साथ में एंजॉय करने वाले हैं। दिशा आर्यन का हाथ पकड़े हुए उस रेस्टोरेंट के अंदर पहुंची, जहां स्पेशल चेयर लगी हुई थी और वहां रखे म्यूजिक प्लेयर पर खूबसूरत रोमांटिक म्यूजिक चल रहा था। टेबल पर फ्रेग्रेंस कैंडल भी जल रही थी, जो कि वहां की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। माहौल बहुत खुशनुमा था। दिशा ने आर्यन की ओर देखकर कहा, बहुत खूबसूरत जगह है, ऐसा लगता है अब हमारी सपनों की दुनिया शुरू हो चुकी है। आर्यन ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और हमारी खूबसूरत दुनिया हमेशा कायम रहेगी। ये कहते हुए उसने वह दिशा का हाथ पकड़ लिया। तभी वेटर वहां पहुंचा, साथ में बहुत बड़ा डबल डेकर केक था। दिखने में केक बहुत ही खूबसूरत था और उसके ऊपर लिखा हुआ था, हैप्पी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी माय लव। ये देखकर दिशा बहुत खुश हुई और उसने आर्यन की ओर देखकर कहा, हम दोनों की शादी हुए 1 महीने हो चुके हैं? ये बोलकर वो सवालिया नजरों से आर्यन को देखने लगी। आर्यन ने हाँ में सर हिलाया। आर्यन ने इशारे से वेटर को वहां से जाने के लिए कह दिया। वेटर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आर्यन ने उसकी ओर देखकर कहा, माय लविंग वाइफ, किस चीज का इंतजार है? चलो हम अपनी खूबसूरत पल को साथ में और भी ज्यादा खूबसूरत बनाए। दिशा ने स्माइल किया और आर्यन के साथ मिलकर उसने केक कट किया और एक दूसरे को उन्होंने केक का बाइट खिलाया। आर्यन ने शिकायती लहजे में उससे कहा, तुम्हारी शादी हुए 1 महीना हो चुका है तो मैं अभी नहीं पता अपने हैंडसम हस्बैंड को किस तरह केक खिलाना चाहिए? दिशा ने भी शरारती तरीके से हाथ जोड़कर कहा, पतिदेव, आप ही मुझे बता दीजिए कैसे खिलाना चाहिए।
आर्यन ने केक का एक बाइट अपने मुंह में रखा और दिशा के होठों के करीब गया। दिशा ने जैसे केक की बाइट आर्यन ने उसके होठों पर जोर से किस कर दिया। दिशा ने उसे खुद से दूर किया और कहा, शरारती कहीं के। आर्यन हंसने लगा और दिशा भी हंस पड़ी। आर्यन दिशा की ओर देखकर कहा, सच बताना, तुम्हें मेरी याद आती है ना? मिस करती हूं ना मुझे? दिशा का जवाब आया, फिलहाल मुझे जोरों की भूख लग रही है। आपने कहा था कि हम यहाँ डिनर के लिए आए हुए हैं। ये बोलकर तो चेयर पर वापस से बैठ गई। आर्यन हंसने लगा और वेटर को बुलाया। और उधर आशीष विनती का हाथ पकड़े हुए रो रहा था। विनती ने अपनी आंखें खोली और आशीष की ओर देखकर उसने जवाब दिया, मुझे पता है प्यार क्या होता है और उसकी कीमत क्या होती है और अपने प्यार को खो देना क्या होता है। मुझे सब पता है। मेरी छोटी सी जिंदगी ने मुझे सब सिखा दिया। अचानक विनती को होश में आए देखकर आशीष बहुत खुश हुआ और उसने उसके हाथ पर अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत कर दी और कहा, जब तुम्हें प्यार खोने का दर्द पता है तो क्यों तुम ये दर्द मुझे देना चाहती हो? लौट आओ विनती, आई प्रॉमिस मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा, बहुत से भी बहुत ज्यादा। इतना प्यार कभी किसी ने किसी को नहीं किया होगा। उसकी बात सुनकर विनती ने स्माइल कर दिया। उसकी स्माइल में उसका दर्द छिपा हुआ था। विनती का जवाब आया, आशीष मेरे पास समय बहुत कम है, क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? आशीष का जवाब आया, क्या काम है? विनती की आंखें नम हो गई। उसने कहा, मैं आखिरी बार दिशा से मिलना चाहती हूँ। मुझे पता है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और मुझे बहुत जल्द रुखसत होना है। उसके पहले ही प्लीज एक बार मुझे दिशा से मिलवा दो प्लीज। उसके मुंह से दिशा का नाम सुनकर आशीष हैरान हो गया। उसने हैरान होकर कहा, तुम दिशा से मिलना चाहती हूँ? आर यू श्योर? उसी की वजह से तुम्हारी सारी जिंदगी तबाह हो गई। मेरा दोस्त, मेरा भाई विक्रम चला गया और तुम अब आखिरी वक्त में उससे मिलना चाहती हो। अगर चाहो तो मुझे बवजह बता सकती हो। विनती ने आशीष अपनी नजरें चुरा ली और कहा, दिशा मेरे भाई का प्यार थी और मेरा भाई मेरा प्यार मेरे लिए सब कुछ था और जाते जाते मैं एक नज़र उसे देखना चाहती हूँ। मुझे दिशा को नहीं देखना है, अपने भाई के प्यार को महसूस करना है कि उस दिशा में आखिर ऐसा क्या था कि मेरे भाई ने अपना सब कुछ उस दिशा पर लगा दिया। आशीष वादा करो मुझसे जाने के पहले तुम मुझे दिशा से जरूर मिलवा आओगे। आशीष का जवाब आया, ठीक है, मैं अभी इसी वक्त दिशा को कॉल करता हूँ। ये बोलकर आशीष उसके वार्ड से बाहर निकल गया। उसने बाहर निकलकर दिशा का नंबर ट्राई किया लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ था। उसके फोन पर मैसेज ड्रॉप कर दिया। और उधर सूरज, निशा और दादी घूमकर वापस आ चुके थे। उनके साथ रोशनी और शैंकी भी मौजूद थे। रोशनी ने सूरज की ओर देखकर कहा, भैया हमने पूजा की सारी तैयारियां भी करनी है, मैंने सारे मेहमानों के लिस्ट बना ली है। फिर रोशनी में निशा की ओर देखकर कहा, भाभी अब देखो मैं आ गई हूं तो हम इस ग्रह शांति पूजा को बहुत जोरों शोरों से करने वाले हैं, इसलिए आप मुझे फ्लावर डेकोरेटर्स का नंबर दे दीजिए। दादी का जवाब आया, हाँ हाँ ले लेना सभी लोगों के नंबर, लेकिन अब तक की लड़की क्यों नहीं आई? रात के 11 बजे बज रहे हैं। सूरज का जवाब आया, आप दोनों मुझे समझाते हैं कि अब वो शादीशुदा हो गई है, उसकी टेंशन मत लिया करो और यहाँ आप उसकी टेंशन लिए हुई हो। दादी मुस्कुराने लगी। और उधर आर्यन और दिशा का डिनर आ चुका था। डिनर देखकर आर्यन ने खाने का पहला बाइट दिशा को खिलाया। दिशा ने भी उसे होने का पहला बाइट अपने हाथों से खिलाया। आर्यन उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। दिशा ने उसकी ओर देखकर कहा, इस तरह क्या देख रहे हो? आर्यन का जवाब आया, अपने प्यार को, मेरा प्यार कितना खूबसूरत है। दिशा मुस्कुराने लगी। अचानक दिशा कुछ उदास हो गई। उसे उदास देखकर आर्यन सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगा और बोला, क्या बात है, तुम अचानक उदास क्यों हो गई? अब तो सब ठीक है, हम दोनों साथ हैं। दिशा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखकर कहा, आर्यन तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, ना जाने क्यों मुझे तुम्हारे प्यार में कभी कभी गिल्ट महसूस होती है खुद पर। उसकी बात सुनकर आर्यन का जवाब आया, तुम्हें गिल्टी महसूस होता है? कैसा गिल्ट? दिशा ने आर्यन की आंखों में आंखें डालकर उसे रिप्लाई किया, तुमने मुझसे प्यार किया और बहुत प्यार किया, लेकिन मैं तुम्हें हमारे प्यार की कोई निशानी नहीं दे सकती, हमारी कभी कोई औलाद नहीं हो सकती, बस ये सोचकर मुझे तकलीफ होती है। ये बोलकर दिशा अचानक से इमोशनल हो गई। दिशा और आर्यन अब भी एक दूसरे के साथ उस खूबसूरत रोमांटिक रेस्टोरेंट में मौजूद थे। दिशा अचानक इमोशनल हो गई थी और उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर आर्यन से कहा, आर्यन मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकती जिसके तुम हकदार हो, और ना जाने क्यों पिछले कुछ दिनों से ये बात मेरे मन में हमेशा रह रहकर आने लगी है। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथों को किस किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने कहा, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं, हमारा प्यार एक दूसरे के लिए काफी है, मुझे बच्चे की जरूरत नहीं है और मैंने कभी इस बारे में भी नहीं सोचा।
दिशा ने आर्यन के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत की और कहा, लेकिन मुझे तो मां बनना है ना, आर्यन का जवाब आया। दिशा, हमारी अभी अभी शादी हुई है, फिलहाल हम परफेक्ट कपल बनकर एक दूसरे के साथ खूबसूरत टाइम तो स्पेंड कर ले, और प्लीज मेरे लिए मुस्कुराती रहो क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, तुम भी जानती हो। आर्यन की बात सुनकर दिशा ने अपने आंसू पोंछ लिए और फिर आर्यन की ओर देखकर उसने कहा, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए, मैं घर पर सब वेट कर रहे होंगे। आर्यन ने हाँ में सर हिलाया और कहा, तुम्हारे साथ कैसे इतना वक्त बीत जाता है मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, देखो ना कितना खूबसूरत मंजर है हमारे बीच। दिशा मुस्कुराने लगी। उसे मुस्कुराते देख आर्यन बोला, तुम इसी तरह हंसती रहा करो, मेरे लिए तुम हंसती हो ना तो मुझे बहुत खुशी होती है, सच में। दिशा ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। आर्यन दिशा का हाथ पकड़कर संभल कर रेस्टोरेंट से बाहर आया और अपनी गाड़ी की ओर चला गया। दिशा भी उसके साथ में मौजूद थे। उसने दिशा के बैठने के लिए गाड़ी का दरवाजा ओपन किया और कहा, वैसे आपने बहुत महंगा ड्राइवर हायर कर रखा है, आपने आर्यन जिंदल को अपना ड्राइवर बनाया है। ये कहते हुए मुस्कुराकर आर्यन ने दरवाजा बंद कर दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। दिशा ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसके कंधे पर सर रखकर मुस्कुरा कर कहने लगी, जी वैसे हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी आर्यन जिंदल की बेगम है, इसलिए मिस्टर जिंदल को बेगम के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। आर्यन हंस पड़ा और पल भर में उनकी गाड़ी हवा से बातें करने लगी। वो दोनों बात करते हुए सिटी के बीचों बीच आ चुके थे कि तभी दिशा की नज़र रोड साइड पर लगे रेडी वाले पर पड़ी। उसे देखकर दिशा ने आर्यन से छोटे बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, आर्यन देखो वो मटके वाली कुल्फी, मुझे अभी खाना है। उसकी बात सुनकर आर्यन ने हैरान होकर कहा, क्या, कौन सी कुल्फी खाना है? दिशा हंसने लगी और उसने कहा, मिस्टर जिंदल आप साइड में गाड़ी रोकिए, आज हम आपको आपकी दिल्ली की स्पेशल कुल्फी टेस्ट कराते हैं। आई एम श्योर पूरे वर्ल्ड में आपको इतनी टेस्टी कुल्फी कभी नहीं मिली होगी। आर्यन ने गाड़ी साइड पर रोक दी और दिशा छोटे बच्चों की तरह भागती हुई उस रेडी वाले के पास से कुल्फी लेकर आर्यन के पास आ गई और उसे देखकर बोली, आर्यन इसे जल्दी खा लो वरना ये मेल्ट हो जाएगी। आर्यन ने कुल्फी ले तो ली लेकिन उसे दिशा की तरह कुल्फी खानी नहीं आती थी। वो बेचारा अजीब सा फेस बनाकर दिशा को कुल्फी खाते देख रहा था। जैसे ही दिशा की नजर उस पर पड़ी उसने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? आर्यन ने नहीं में सर हिला दिया। दिशा उसकी प्रॉब्लम समझ गई और उसने कहा, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। ये बोलकर वो उसे कुल्फी खिलाने लगी। दिशा का खुद के लिए इतना केयर आर्यन को हमेशा से ही बहुत सुकून देता। दिशा उसे कुल्फी खिला रही थी और वो बगैर पलकें झपकाए अपनी दिशा को बड़े प्यार से देख रहा था। दिशा की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी उसने आर्यन को कुछ इशारा किया। आर्यन ने नहीं में सर हिलाया और कहा, चलिए बेगम साहिबा आपको आपके घर ड्रॉप कर दें, वरना सुना है आपके पति मिस्टर आर्यन जिंदल आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अगर आपकी ड्यूटी में हमने जरा भी खता की तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। ये बात सुनकर दिशा जोर जोर से हंसने लगी और उसने कहा, आर्यन तुम्हें हो क्या गया है? हाँ तुम कितनी रोमांटिक और प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा ये मेरा ही आर्यन है। आर्यन हंसने लगा और उसे कसकर अपने गले लगा लिया और कहा, अब अपनी धड़कनों से पहचानो कि मैं तुम्हारा आर्यन हूं या नहीं। दिशा ने आर्यन को खुद से दूर किया और कहा, मिस्टर महंगे ड्राइवर आप जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हंसने लगा और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल एक बार फिर वहां से चल पड़े। बहुत खुशनुमा माहौल था। दूसरी ओर राशि आशीष का बार बार फोन ट्राई कर रही थी लेकिन आशीष उसका फोन रिसीव नहीं कर रहा था। राशि ने खुद से बात करते हुए कहा, बड़ा अजीब आदमी है, जब इसे खुद मुझसे बात करनी होती है तो मिलने के लिए कहीं भी पहुंच जाता है और जब मुझे इससे बात करनी है तो फोन ही नहीं उठा रहा। कुछ तो है, मुझे ये राज जल्द से जल्द पता करना होगा क्योंकि कहते ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये सोचकर राशि ने एक बार फिर आशीष का नंबर ट्राई किया लेकिन इस बार भी आशीष ने फोन रिसीव नहीं किया और उधर आर्यन दिशा को उसके घर ड्रॉप कर दिया। वह दोनों अपनी गाड़ी के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे। आर्यन ने दिशा की ओर देखकर कहा, बस 5 दिन की बात और है, फिर ना मैं तुम्हें रात भर सोने नहीं दूंगा। इस पर दिशा थोड़ी शर्म आ गई और उसने कहा, आर्यन काफी लेट हो रहा है, अब जाओ तुम भी घर, आंटी तुम्हारा वेट करती होंगी। आर्यन ने छोटे बच्चों की तरह फेस बनाकर नहीं में सर हिलाया और अपने होठों की ओर इशारा किया। दिशा ने उसके होठों पर किस किया और कहा, आर्यन जिंदल से कहना उन्होंने ड्राइवर बहुत अच्छा रखा है, बाय गुड नाइट। ये बोलकर दिशा लगभग दौड़ती हुई वहां से घर के अंदर जाने लगी और आर्यन भी मुस्कुराते हुए घर के लिए निकल पड़ा।
दिशा ने जैसे ही डोर बेल बजाई दरवाजा रोशनी ने खोला। रोशनी को सामने देखकर दिशा ने बड़े प्यार से उसके गले में हाथ डालकर कहा, मेरी प्यारी बुआ अब तक सोई नहीं। रोशनी ने उसके सर पर प्यार से टपली मारकर कहा, अब तक तो आई नहीं थी, बस तेरा ही वेट कर रही थी। मुझे तुझसे कितनी सारी बातें करनी है और एक तो है कि तुझे तेरे आर्यन से ही फुर्सत नहीं मिलती। ये बोलकर रोशनी ने दरवाजा बंद कर दिया। दिशा मुस्कुराती हुई बोली, आओ बुआ, आज रात भर हम दोनों बैठकर बातें करेंगे। रोशनी ने प्यार से उसके कान खींचते हुए कहा, शैतान कहीं की, अब बातें मत बना और सुन, परसों ग्रह शांति पूजा है और इसके पहले तुझे घर से बाहर नहीं जाना है, समझ गई तू? दिशा ने हैरान होकर कहा, लेकिन बुआ ऑफिस कौन संभालेगा? अभी ऑफिस में एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। रोशनी ने उसकी ओर देखकर कहा, देख दिशा, तू मेरी अकेली भतीजी है और तुझे पता है मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। पिछले कई दिनों में तेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई और मैं नहीं चाहती अब तेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, इसलिए मैंने ये ग्रह शांति पूजा एक बार फिर से रखवाई है, समझ गई तू? ये बोलकर रोशनी वहां से चली गई। उनके जाने के बाद दिशा बड़बड़ाती हुई अपने बेडरूम में आए। बिल्कुल बाबा की तरह बात करती है बुआ भी, कह दिया सो कह दिया। कि तभी उसकी नज़र अपने बेड पर पड़े मोबाइल पर पड़ी और मोबाइल लेकर उसने खुद से बात करते हुए कहा, आज तो मैं अपना फ़ोन भी घर पर भूल गई थी। ये सोचकर उसने अपना फ़ोन चेक किया, जिसमें आशीष के 14 मिस कॉल थे। आशीष का नंबर देख दिशा शॉक भी रह गई और उसने खुद से बात करते हुए कहा, आशीष ने मुझे इतनी बार कॉल किया, जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी। उसने व्हाट्सएप चेक किया जिस पर आशीष ने मैसेज ड्रॉप किया था, दिशा इट्स अर्जेंट। मैसेज पढ़कर दिशा ने घड़ी पर समय देखा, रात के 1:30 बजे बज रहे थे। कुछ सोचकर दिशा ने आशीष को कॉल बैक कर दिया। आशीष ने जैसे ही फोन रिसीव किया, दिशा लगातार बोलने लगी, आशीष कहाँ हो तुम? बगैर बताए चले गए। तुम्हें पता है आईपीओ का कितना सारा काम पड़ा हुआ है और एक तुम हो जो लापरवाही दिखा रहे हो। दिस इज नॉट फेयर आशीष। आशीष चुप था। उसकी चुप्पी में अजीब सा भारीपन था। उस भारीपन को दिशा ने महसूस किया और तुरंत कहा, क्या बात है आशीष, तुम इस तरह से चुप क्यों हो? कहो क्या बात है? आशीष ने दिशा से कहा, तुमसे एक बात पूछनी है। अजीब सी गहराई थी उसकी आवाज में। दिशा ने कहा, कहो क्या बात है? आशीष बोला, क्या हमें एक मरते हुए इंसान की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए? उसके इस सवाल पर दिशा काफी हैरान हो गई और उसने कहा, कौन मरने वाला है आशीष, और तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। आशीष ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें डरना भी चाहिए। उसके ऐसा कहने से दिशा को बहुत अजीब लगा और उसने कहा, क्यों डरना चाहिए बताओ, इस तरह क्यों बातें कर रहे हो? साफ साफ कहो तुम कहना क्या चाहते हो? आशीष अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए बोला, अगर उस मरने वाले की ख्वाहिश तुमसे जुड़ी हो तो क्या तुम उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगी? दिशा ने इस बार सीरियस होकर उससे कहा, देखो इस तरह पहेलियां मत बुझाओ और साफ साफ कहो कि क्या बात है। आशीष बोला, विनती अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। विनती का नाम सुनते ही दिशा के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके धड़कने घबराहट की वजह से बहुत तेज चलने लगी। दिशा चुप थे। दूसरी ओर से आशीष बोला, तुम चुप क्यों हो दिशा? रिप्लाई क्यों नहीं देती? दिशा हड़बड़ा गई और उसने कहा, तुम विनती को कैसे जानते हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा विनती से? आशीष ने गहरी सांस ली और कहा, मैं विनती को कैसे जानता हूँ? हमारा क्या रिश्ता है? मैं सारी बातें तुम्हें बताऊंगा, लेकिन वह अपने इस आखिरी सफर में तुमसे मिलना चाहती है। दिशा ने कहा, लेकिन मैं उससे मिलना नहीं चाहती। आशीष ने सीरियस होकर कहा, लेकिन क्यों? दिशा बोली, ये तुम पूछ रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता उसके भाई ने मेरे साथ क्या नहीं किया? और वह भी अपने भाई के गुनाहों की उतनी ही हकदार है। उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आशीष गहरी सांस लेकर बोला, अभी अभी तुमने कहा हमें मरने वाले की इच्छा पूरी करनी चाहिए और मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज एक बार तुम उससे आकर मिल लो। वह तुमसे क्यों मिलना चाहती है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश है और इसे सिर्फ तुम ही पूरी कर सकती हो मेरी खातिर। मैं तुम्हें एड्रेस व्हाट्सएप कर रहा हूँ और हाँ याद रखना, डॉक्टर ने कहा है उसके पास 12 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया। फोन कट होने के बाद दिशा पास में रखे बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर विक्रम और विनती का चेहरा घूमने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। एक और इंसानियत थी जो कि कहती थी मरने वाले की सारी ख्वाहिश पूरी करनी ही चाहिए, और एक और दिशा का अपना अतीत था। दिशा आशीष के फोन आने के बाद से काफी परेशान हो चुकी थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने खुद से बात करते हुए कहा,
विनती किसी समय में मेरी खास दोस्त हुआ करती थी, शायद इस रिश्ते से वो मुझसे मिलना चाहती हो। क्या करूं मैं? कि तभी उसके बेडरूम में सूरज पहुंच गए। उनके हाथों में चाय के 2 कप थे। अचानक उन्हें सामने देखकर दिशा ने हैरान होते हुए कहा, बाबा इतनी रात हो गई है, आप अब तक सोए नहीं? सूरज ने चाय का कप दिशा को पास करते हुए कहा, पहले चाय का कप पकड़ वरना तेरी फेवरेट अदरक वाली चाय ठंडी हो जाएगी। दिशा ने इस्माइल की और चाय का कप पकड़ लिया। सूरज भी दिशा के कमरे में रखे सोफे पर बैठ गया और गहरी सांस लेकर उसने कहा, तेरे कमरे की लाइट जलते देखी तो सोचा कुछ काम कर रही होगी। बस मुझे चाय पीने का मन था, चाय भी बना लाया, पिकर बता कैसी बनी है? दिशा ने चाय पीकर कहा, बाबा आपके हाथों की अदरक वाली चाय कोई भी नहीं बना सकता, नो वन। ये कहते हुए वो सूरज के पास वाले सोफे पर बैठ गई। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे, सूरज समझ रहे थे। उन भाव को समझते हुए सूरज ने कहा, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना, तू परेशान लग रही है? दिशा ने सूरज की आंखों में आंखें डालकर कहा, बाबा अगर मैं आपसे कुछ कहूंगी तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? सूरज ने तुरंत रिप्लाई किया, हाँ मेरी बच्ची बोल, क्या बात है? दिशा ने कहा, बाबा मैं कल नैनीताल जाना चाहती हूँ। सूरज कुछ सोचने लगे। दिशा ने तुरंत जवाब दिया, मुझे पता है बाबा, मुझे अभी घर से निकलने की भी इजाजत नहीं है। बुआ ने मुझे बताया था, उन्होंने कहा था जब तक ग्रह शांति पूजा नहीं हो जाती तब तक मुझे घर से बाहर पैर भी नहीं निकालने हैं। सूरज दिशा की ओर देखने लगे। दिशा ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, दरअसल बाबा किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए मेरा नैनीताल जाना बहुत जरूरी है। सूरज ने हैरान होकर कहा, बेटा तू कहना क्या चाहती हो, साफ साफ मुझे बता। दिशा ने सूरज की ओर देखकर कहा, बाबा विनती अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है और वो मुझसे मिलना चाहती है आखिरी बार। विनती का नाम सुनते ही सूरज ओ के चेहरे पर उनका गुस्सा झलक आया और उन्होंने गुस्सा होते हुए कहा, तेरा दिमाग खराब है तो उस विनती से मिलने जाएगी जिसने तेरी जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिशा ने सूरज का हाथ पकड़ लिया और कहा, बाबा मुझे पता है आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन आप याद कीजिए वो एक समय में मेरी अच्छी दोस्त थी। न्यूयॉर्क में उसने मेरी कितनी मदद की थी और उस दोस्ती की खातिर शायद वो मुझसे मिलना चाहती है आखिरी बार। सूरज अभी भी नाराज थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दिशा ने उन्हें समझाते हुए कहा, बाबा आखिरी बार मुझे मेरी जिंदगी से कुछ घंटे दे दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगूंगी और अगर वो मुझसे बगैर मिले चली गई तो उससे ना मिल पाने का गिल्ट मुझे जिंदगी भर रहेगा। और आप ही तो कहते हैं ना बाबा, हमें काश शब्द के लिए कोई जगह नहीं रखनी चाहिए, प्लीज बाबा। दिशा की बात सुनकर सूरज ने उसकी ओर देखकर कहा, कब निकल रही है? दिशा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। कुछ सोचकर सूरज ने कहा, लेकिन बेटा अब तू आर्यन की पत्नी है, तुझे परमिशन मुझसे नहीं आर्यन से लेनी चाहिए। दिशा ने सूरज को हग किया और कहा, थैंक यू सो मच बाबा, आई लव यू बाबा, मुझे पता था आप हमेशा की तरह मेरी सारी बातें समझेंगे। सूरज ने दिशा से कहा, ठीक है तू आर्यन से बात कर ले, अगर उसकी परमिशन है तो मेरी भी है। दिशा ने थोड़ा परेशान होकर कहा, लेकिन बेबी डॉल, माँ और बुआ जी? इस पर सूरज ने कहा, तो उन सब की टेंशन ना ले, उन्हें मैं संभाल लूंगा, तो आर्यन से बात कर ले, मैं चलता हूँ, गुड नाइट। ये बोलकर सूरज वहां से चले गए। उनके जाने के बाद दिशा ने तुरंत आर्यन को कॉल किया। आर्यन ने फोन रिसीव करते ही शरारती तरीके से कहा, क्या बात है, इतनी रात को कॉल किया है, मेरी याद आ रही है? दिशा ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, आर्यन मैं कुछ ऐसी बात कहने जा रही हूं, पता नहीं तुम्हें कैसा महसूस होगा। दिशा को सीरियस देख आर्यन भी सीरियस होकर कहा, कहो दिशा क्या बात है? दिशा ने आर्यन को सारी बात बता दी। आर्यन ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात के लिए मेरी दिशा इतनी परेशान थी। इस पर दिशा का जवाब आया, इसका मतलब मैं नैनीताल जाऊं ना? आर्यन ने कहा, तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और यकीन भी मुझे पता है मेरी दिशा कैसी है और तुम्हें विनती से मिलना चाहिए, बल्कि मैं कहता हूं मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। दिशा ने आर्यन को बीच में ही रोकते हुए कहा, आर्यन अगर तुम और मैं दोनों ऑफिस छोड़कर नैनीताल चले जाएंगे तो आईपीओ का काम कौन देखेगा, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। मैं कल सुबह की फ्लाइट से नैनीताल निकल जाऊंगी और विनती से मिलकर शाम की फ्लाइट से वापस आ जाऊंगी। आर्यन ने जवाब दिया, ओके माय लव। दिशा ने कहा, अब रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ, आई लव यू सो मच। ये बोलकर दिशा ने फोन कट कर दिया और खुद से बात करती हुई कहने लगी, मैं सचमुच बहुत लकी हूं जो मुझे आर्यन जैसा प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है।
दिशा ने आशीष को मैसेज ड्रॉप कर दिया और उधर दिशा का मैसेज पढ़कर आशीष खुद से बात करते हुए बोला, दिशा तुम एक बार आ तो जाओ। जिस तरह तुम्हारी वजह से मैं अपने प्यार के लिए तड़प रहा हूँ उसी तरह तुम भी अपने प्यार के लिए तड़पाओगी। अब तुम्हारे आने का इंतजार है। मुझे अच्छी तरह पता था तुम विनती से मिलने जरूर आओगे। अगली सुबह दिशा अपना सूटकेस लेकर घर के लिविंग एरिया में पहुंचे, जहां पहले से ही घर के सारे लोग मौजूद थे। सभी चाय पी रहे थे। दिशा के हाथ में सूटकेस देखकर वहां मौजूद रोशनी ने हैरान होकर कहा, हाय हाय लड़की, कल रात को ही मैंने तुझे समझाया था ना कि जब तक ग्रह शांति पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक तू घर से बाहर पैर नहीं निकालेंगी, और आज तो तू सीधे सूटकेस लेकर चली जा रही है। वहां मौजूद निशा भी हैरान होकर भी दिशा से बोले, हाँ बेटा, अचानक तू कहाँ जा रही है? दादी भी हैरान होकर उन्हें देख रही थी। दिशा ने सूरज की ओर देखकर कहा, बाबा अब आप ही सबको समझाइए ना। सूरज कुछ बोल पाता उसके पहले ही रोशनी अपने अंदाज में बोल पड़े, अरे तेरे बाबा हमें क्या समझाएंगे, तुझे पता है तेरे ग्रह बहुत ज्यादा भारी है तुझ पर। उस हिसाब से अगर कल के कल तेरी ग्रह शांति पूजा नहीं हुई तो तेरे ग्रह तुझ पर और भी ज्यादा भारी पड़ेंगे। मेरे गुरुजी ने खुद तेरी कुंडली देखकर कहा है। दिशा ने रोशनी की ओर देखकर कहा, बुआ जी पूजा तो कल होनी है, आई प्रॉमिस मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगी। रोशनी ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा, ना जाने कब इस लड़की को अक्ल आएगी। तुझे पता है ग्रह शांति पूजा के 24 घंटे पहले लड़की को घर से बाहर पैर नहीं निकालने होते हैं, वरना अपशगुन होता है। दिशा सूरज की ओर देखने लगी। सूरज ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और कहा, देख रोशनी, ये लोग आज के जमाने के बच्चे हैं और इसे बहुत ही जरूरी काम से जाना है। अगर ये आज नहीं गई तो जिंदगी भर इसके साथ काशवर्ड जुड़ जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची के साथ ऐसा कोई शब्द जुड़े। रोशनी हैरान होकर सूरज को देखने लगी। वहां मौजूद निशा दिशा को समझाते हुए बोली, ऐसा क्या काम तुझे आ गया है? दिशा सूरज की ओर देखने लगी। सूरज ने कहा, विनती अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है और वो आखिरी बार दिशा से मिलना चाहती है। उसका नाम सुनते ही वहां मौजूद सारे लोग हैरान हो गए। दादी ने नाराज होते हुए कहा, अरे उस मनहूस से मिलने नैनीताल जा रही है, कोई जरूरत नहीं है उससे मिलने जाने की। समझ आया? अरे कल की मरती आज ही मर जाए, उससे हमें क्या। उनके ऐसा कहने से दिशा ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेबी डॉल आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है ना विनती मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और आज मैं जो कुछ हूँ उसके पीछे उसका बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगी। सूरज ने दिशा की ओर देखकर कहा, तेरी फ्लाइट कितने बजे की है? दिशा ने रिप्लाई दिया, मेरी फ्लाइट 10 बजे की है, मैं रात तक वापस आ जाऊंगी, मेरा आप सभी से वादा है। सूरज ने दिशा के सर पर हाथ रखकर कहा, जा मेरी बच्ची और आराम से जा। दिशा ने सूरज की ओर देखकर कहा, थैंक यू सो मच बाबा जी, और अपना सूटकेस लेकर घर से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद रोशनी सूरज की ओर देखकर बोली, भैया बुरा मत मानिएगा लेकिन आपने इस लड़की को हद से ज्यादा सर चढ़ा रखा है। अपने बड़ों को तो ये कुछ समझती ही नहीं है। भाई मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इसका ऐसा करना। रोशनी की बात सुनकर वहां मौजूद निशा और दादी भी थोड़े परेशान हो गए। सूरज ने रोशनी को समझाते हुए कहा, मुझे पता है रोशनी, तू भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, एक ही तो भतीजी है तेरी, तू उससे बहुत प्यार करती है इसलिए ऐसा कह रही है, लेकिन दिशा की जगह रहकर सोच। रोशनी ने जवाब दिया, मैं तो कुछ नहीं सोच सकती, मेरा तो दिमाग ही खराब है। ये बोलकर वो गुस्सा करती हुई अपने बेडरूम की ओर चली गई। निशा दादी के पास बैठ गई। दादी ने निशा की ओर देखकर कहा, आज पहली बार मुझे भी दिशा का रवैया कुछ अच्छा नहीं लगा। दूसरी ओर आर्यन ऑफिस पहुंच चुका था। वो अपने केबिन में मौजूद था कि तभी वहां सोना पहुंची। सोना ने आर्यन की ओर देखकर कहा, आर्यन हम बोर्ड रूम में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग डील कर रहे हैं, फौरन तुम और दिशा वहां पहुंचोगे। ये बोलकर वो वहां से जा ही रही थी कि तभी आर्यन ने उन्हें रोकते हुए कहा, आंटी दरअसल दिशा यहाँ नहीं है, वो जरूरी काम से नैनीताल गई हुई है। उसके इतना कहते ही सोना ने परेशान होकर कहा, लेकिन वो नैनीताल क्यों गई है? ऑफिस में इतना सारा काम ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा है, आशीष का भी कोई अता पता नहीं है और अब ये लड़की भी गायब हो गई है। आर्यन का जवाब आया, आंटी दरअसल वो बहुत इंपॉर्टेंट काम से गई है और उसे जाना ही पड़ा। ये कहते हुए आर्यन ने सोना को सारी बात बता दी। आर्यन की बात सुनकर सोना ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, अब तुम और दिशा की आपसे अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मैं सही बताऊं तो मुझे दिशा का विनती से मिलने जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये बोलकर सोना वहां से चली गई। उनके जाने के बाद आर्यन ने गहरी सांस लेकर खुद से कहा,
आंटी आप दिशा को कभी नहीं समझ सकती। और उधर दिशा आशीष के बताए हुए हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी, जहां विनती एडमिट थी। दिशा जैसे ही विनती के वार्ड में पहुंचे, जहां उसके साथ आशीष भी मौजूद था, वहां विनती ने दिशा को देखा। दिशा उसके पास जाकर खड़ी हो गई। विनती की आंखों से अचानक आंसू आने लगे और उसकी हार्ट बीट लो होने लगी और देखते ही देखते उसकी हार्ट बीट बंद हो गई। ये देखकर आशीष भागते हुए डॉक्टर को बुलाकर लाया। डॉक्टर ने विनती को देखकर कहा, आई एम सॉरी शी इज नो मोर। इतना सुनते ही दिशा की आंखों से आंसू बहने लगे और आशीष पागलों की तरह विनती का हाथ पकड़कर रोने लगा। दिशा उसके वार्ड से बाहर निकल आए और बाहर कॉरिडोर में बैठकर फफक कर रोने लगी। और उधर आशीष विनती के सर पर हाथ रखकर बोला, मैं तुमसे वादा करता हूं विनती, मैं दिशा को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, पूरी तरह से। दिशा हॉस्पिटल के कॉरिडोर में मौजूद थी और उसकी आंखें अब भी नम थी। उसने खुद से बात करते हुए कहा, पता नहीं विक्रम मेरी लाइफ में कितना बड़ा तूफान बनकर आया था। मेरी हर खूबसूरत चीज को उसने बदसूरत बनाकर रख दिया था। विनती जैसी अच्छी दोस्त भी मेरी दुश्मन बन चुकी थी। ये सोचकर वो अब भी रो रही थी कि तभी आशीष भी वार्ड से बाहर आ गया और उसने दिशा की ओर देखकर कहा, विनती का तुम्हारे और मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। हम दोनों को इसका अंतिम क्रिया कर्म करना होगा। दिशा ने आशीष की ओर देखकर कहा, ठीक है आशीष। उसने दिशा की ओर देखकर कहा, इंतजाम हो गया है और हमें यहां से निकलना होगा। ये बोलकर आशीष वहां से चला गया। उसके जाने के बाद दिशा का मोबाइल बजा। फोन आर्यन का था। उसका फोन रिसीव करते ही दिशा रोने लगी और आर्यन उसके बगैर कुछ कहे ही सारे हालात समझ गया। आर्यन ने दिशा को समझाते हुए कहा, देखो दिशा, मुझे पता है तुम बहुत इमोशनल लड़की हो। तुम जो भी करती हो पूरे दिल से करती हो। मुझे पता है तुमने अपनी दोस्ती भी विनती के साथ अपनी पूरी शिद्दत से निभाई होगी। दिशा ने आर्यन से कहा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूं। ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया और हॉस्पिटल से बाहर आ गई, जहां एम्बुलेंस लाल रंग के फूलों से सजी हुई थी और विनती की डेड बॉडी एम्बुलेंस में रखी जा चुकी थी और आशीष उसे नम आंखों से देख रहा था। ये मंजर देखकर एक बार फिर दिशा को तकलीफ हुई और उसने हिम्मत जुटाई और उस एम्बुलेंस पर जाकर बैठ गई। आशीष बगैर पलकें झपकाए विनती को ही देख रहा था। दिशा ने आशीष से कहा, विनती से तुम बहुत प्यार करते थे ना? आशीष ने गहरी सांस ली और दिशा की ओर देखकर कहा, हाँ इतना प्यार करता था शायद ही किसी ने किसी को किया हो। ये बोलकर उसके चेहरे में दर्द भरी मुस्कान उभर आई और फिर उसने कहा, लेकिन समय पर कह नहीं पाया। कहते हैं ना, कुछ चीजें समय पर कह देनी चाहिए, लेकिन मैं लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। ये बोलकर वो फफक कर रोने लगा। उसे रोते देखकर दिशा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आशीष रो मत। आशीष ने दिशा से अपना हाथ छुड़ा दिया और एक बार फिर विनती की ओर देखने लगा। और उधर सूरज, रोशनी दादी और निशा के साथ करके लिविंग एरिया में मौजूद था। दोपहर के 2 बजे बज चुके थे। दादी ने सूरज की ओर देखकर कहा, 2 बजे बज गए हैं और दिशा ने अपनी फ्लाइट मिस कर दी है। कल घर पर पूजा होनी है और ये लड़की। दादी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि इसके पहले ही सूरज बीच में बोल पड़े, माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? विनती मर चुकी है और दिशा के अलावा उसका कोई बचा ही नहीं। वहां मौजूद रोशनी बीच में ही सूरज की बात काटते हुए बोले, बुरा मत मानिएगा भैया, लेकिन दिशा ने बहुत गलत किया। गुरुजी ने पहले ही मुझे कहा था कि इस पूजा में बड़ी अड़चनें आती हैं, लेकिन अगर ये पूजा समय पर संपन्न हो जाएगी तो दिशा पर आने वाली मुसीबतें टल जाएंगे। निशा की आंखें नम हो रही थी। रोशनी ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, पता नहीं ये लड़की कौन से नक्षत्र में जन्मी है, मुसीबतें इसका पीछा ही नहीं छोड़ती। निशा ने रोते हुए रोशनी से कहा, ऐसा मत कहिए मेरे बच्चे के बारे में। रोशनी भी परेशान हो चुकी थी। उन्होंने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, भाभी बुरा मत मानिएगा, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इस बार उसने बहुत गलत कर दिया और आप देख लीजिएगा अपशगुन होकर रहेगा। इस पर दादी ने रोशनी को डांट लगाते हुए कहा, शुभ शुभ बोल मेरी बच्ची के लिए। कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची को, कुछ भी नहीं। मेरे बप्पा है ना उसके साथ। सभी की बातें सुनकर सूरज के चेहरे पर भी परेशानी के भाव आ चुके थे। रोशनी ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, कल मेरे गुरुजी खुद ये पूजा अर्चना करवाने यहाँ घर आने वाले हैं। हमने सारे मेहमानों को भी पूजा में बुला लिया है और कल ग्रह शांति पूजा में कौन बैठेगा बताइए आप लोग? सूरज ने बीच में नाराज होते हुए कहा, तब तक मेरी बच्ची आ जाएगी।
रोशनी ने तुरंत कहा, और अगर नहीं आ पाए तो तब हम सारे मेहमानों से क्या कहेंगे, और सबसे बड़ी बात मेरे गुरुजी से हम क्या कहेंगे, बताइए आप लोग, कोई जवाब है आप लोगों के पास? उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी वहां सोना पहुंच गई। घर के लिविंग एरिया का दरवाजा खुला होने की वजह से सोना सीधे उनके लिविंग एरिया में पहुंच चुकी थी और उन्होंने उन लोगों की बातें भी सुन ली थी। सोना ने बीच में ही कहा, भाई साहब बुरा मत मानिएगा, लेकिन दिशा का ऐसा करना मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। और कुछ भी कहिए, विनती से उसका एक पुराना रिश्ता रहा है, एक गहरा रिश्ता। विनती उसका अतीत था, लेकिन आर्यन उसका वर्तमान है। दिशा जैसी समझदार लड़की इस तरह के फैसले कैसे ले सकती, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अचानक सोना को देखकर वहां मौजूद सारे लोग हैरान रह गए। निशा ने सोना की ओर देखकर कहा, आइए बहन जी, आप खड़ी क्यों है, बैठी है ना, मैं अभी आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। सोना दिशा से थोड़ी नाराज थी और ये नाराजगी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। सोना ने थोड़ा चढ़कर कहा, जी मैं यहाँ कॉफी पीने नहीं आई हूँ, बस मैं आपसे यही कहने आई हूँ कि दिशा के पेरेंट्स होने के नाते आप लोगों को उसे सही गाइड करना चाहिए। कल आप लोगों ने घर पर इतनी बड़ी पूजा रखी है, मैंने भी सारे रिश्तेदारों को आमंत्रण भेज दिया है और अभी अभी मुझे पता चला कि उसने अपनी फ्लाइट भी मिस कर दी। अब हम क्या करेंगे बताइए? सूरज ने रिप्लाई किया, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। सोना ने थोड़ा नाराज होकर कहा, कैसे परेशान ना हूं, ले देकर मेरे बच्चों की लाइफ में खुशियां आई हैं और ये दिशा उन खुशियों को महसूस करने की बजाय अंतिम क्रिया कर्म में लगी हुई है। ये बोलकर सोना गुस्से से सूरज और निशा को देखने लगी और फिर सोना ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, वैसे निशा जी आप तो दिशा की मां हैं, आपको उसे समझाना चाहिए था। सारे लोग चुपचाप सोना की बातें सुन रहे थे। सोना ने सूरज की ओर देखकर कहा, मैं चलती हूँ, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अगर मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो तो माफी चाहूंगी। ये बोलकर सोना वहां से जाने लगी। दादी ने सोना को रोकते हुए कहा, अगर आप कुछ पल हमारे साथ बैठ जाती तो हमें अच्छा लगता। सोना ने उनकी ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, आज माफी चाहूंगी लेकिन कल हम पूजा में जरूर आपके साथ बैठेंगे, नमस्कार। ये बोलकर वो वहां से चली गई। उनके जाने के बाद रोशनी ने सूरज की ओर देखकर कहा, देखा भैया, मुझे पता था यही होने वाला है, लेकिन मेरी सुनता कौन है। और उधर विनती को चिता पर लिटाया जा चुका था। आशीष के दिल में बहुत दर्द था, लेकिन वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था, क्योंकि वो दिशा को अपनी सारी सच्चाई नहीं बताना चाहता था। आशीष की आंखों के सामने पल पल रह रहे कर विनती का हंसता मुस्कुराता चेहरा घूम रहा था कि तभी पंडित जी ने कहा, अब चिता को मुखाग्नि देने का समय हो चुका है। आशीष भारी कदमों से आगे बढ़कर अपनी ड्रीम गर्ल को अपने हाथों से विदा करने लगा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और उसके हाथ भी ताप रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसने विनती की चिता को मुखाग्नि दी और वहीं पास में चुपचाप खड़ा हो गया और उस जलती हुई चिता को देखकर वो मन ही मन कहने लगा, विनती मुझे पता है तुम कहीं नहीं गई हो, यही कहीं मेरे साथ हो और मैं तुमसे वादा करता हूँ इस दिशा को मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। जिस तरह मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, मैं भी बहुत जल्द इससे इसका प्यार छीन लूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे, और पक्का वादा। तुम्हें पता है आशीष कभी झूठे वादे नहीं करता। ये सोचकर वो दिशा को देखने लगा। उसकी आंखें नम थी। आशीष उसकी नम आंखों को देखकर सोचने लगा, हर वक्त हर बार अच्छी बनने की एक्टिंग करती रहती है, लेकिन अब बस बहुत हुआ। आशीष और दिशा ने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली थी। आशीष ने दिशा के पास जाकर कहा, दिशा तुमने अपनी फ्लाइट भी मिस कर दी है। अगली फ्लाइट आज रात 12 बजे की है, मुझे भी इसी फ्लाइट से वापस दिल्ली निकलना है। अगर तुम चाहो तो जिस होटल में मैं ठहरा हूं वहां ठहर सकती हो। दिशा ने हाँ में सर हिला दिया और आशीष के साथ होटल के लिए निकल गई। और उधर सोना ऑफिस पहुंच चुकी थी। वो सीधे आर्यन के केबिन में पहुंचे। वो नाराज थी। आर्यन ने सोना की ओर देखकर कहा, आई नो आंटी, आप मुझसे और दिशा से नाराज हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपकी नाराजगी आपका आर्यन पल भर में दूर कर देगा। सोना ने गुस्से से उसकी ओर देखकर कहा, कैसे दूर कर दोगे, कहो है कोई रास्ता तुम्हारे पास? उस लड़की ने अपनी फ्लाइट भी मिस कर दी है। आर्यन ने सोना की ओर देखकर कहा, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने दिशा से बात कर ली है, उससे आज रात वाली फ्लाइट कंफर्म कर दी है। ओके। सोना ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। और उधर दिशा आशीष के साथ उस होटल में पहुंच चुकी थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। फोन आर्यन का था। उसने फोन रिसीव करते ही कहा, आर्यन तो मेरी टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मेरे साथ आशीष है और हम रात 12 बजे होटल से निकल जाएंगे। आशीष का नाम सुनकर आर्यन हैरान हो गया। उसने कहा, क्या आशीष भी तुम्हारे साथ है? इस पर दिशा ने उसे समझाते हुए कहा,
आर्यन, मैं तुम्हें सारी बातें आराम से समझ आऊंगी, फिलहाल हम नैनीताल के होटल एमरल्ड में रुके हैं। ओके। आर्यन ने कुछ सोचकर रिप्लाई किया, अपना ख्याल रखना। दिशा ने अभी रिप्लाई दिया और फोन कट कर दिया। दूर खड़ा आशीष मन में सोचने लगा, अगर इसे आर्यन से दूर करना है तो सबसे पहले इसका मोबाइल खराब कर देना चाहिए और फिर इसकी कनेक्टिविटी खुद ब खुद इसके आर्यन से खत्म हो जाएगी, तब असली खेल शुरू होगा। आर्यन वही सोचेगा जो मैं चाहूंगा। दिशा अपने रूम जा चुकी थी। आशीष भी उसके रूम की ओर चला गया और वहां पहुंचकर उसने जैसे ही उसका रूम नॉक किया और दिशा ने जैसे ही दरवाजा खोला, आशीष ने उसकी ओर देखकर कहा, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ देर बैठ सकता हूं? मेरे दिमाग से विनती का ख्याल जा ही नहीं रहा। दिशा ने कहा, हाँ बिल्कुल, आओ अंदर आओ। आशीष उसके रूम के अंदर आकर बैठ गया और इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। उसकी नजर टेबल पर रखे मोबाइल पर पड़ी। दिशा ने आशीष को समझाते हुए कहा, आशीष, अब तुम्हें अपनी लाइफ में वापस आना चाहिए। जिसे जाना था वो चुकी है, लेकिन तुम खुद को संभालो। आशीष ने दिशा की ओर देखकर कहा, तुम ठीक कहती हो। दिशा ने उसकी ओर देखकर कहा, मैं कॉफी ऑर्डर करती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये बोलकर दिशा वहां से उठकर रूम सर्विस फोन की ओर चली गई और उसके वहां से जाते ही आशीष में टेबल पर रखा दिशा का फोन ओपन किया और उसके फोन की बैटरी और सिम कार्ड निकालकर उसने तुरंत टेबल पर रखे पानी के जग में डाल दिया और वापस से उसके फोन पर उसने ये सब सेट कर दिया। ये काम उसमें बहुत फुर्ती के साथ किया। दिशा ने कॉफी ऑर्डर किया और फिर आशीष के पास आकर बैठ गई। फिर उसने आशीष से अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, आशीष, तुम अगर कुछ बात करना चाहो तो कर सकते हो, आखिर हम अच्छे दोस्त हैं। आशीष ने दिशा की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है मुझे फिर से माइग्रेन प्रॉब्लम हो रही है। दिशा, मैं अपने रूम में जा रहा हूं, मुझे पिल्स लेनी होंगी, हम कुछ देर बाद मिलते हैं, बाय। ये बोलकर वो उठकर वहां से चला गया और सोचने लगा, दिशा, नाउ द गेम इज बिगिन। आशीष दिशा के रूम से निकलकर अपने रूम की ओर जा चुका था। कुछ सोचकर वो एक बार फिर रिसेप्शन में पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने वेटर से कुछ कहा और उसे पैसे दे दिए। वेटर भी पैसे देखकर बहुत खुश हो गया और आशीष अपने बेडरूम की ओर चला गया। और उधर दिशा ने खुद से बात करते हुए कहा, कितनी देर हो गई, आर्यन का कॉल भी नहीं आया। कोई नहीं, मैं खुद कॉल कर लेती हूँ। ये सोचकर उसने जैसे ही अपना मोबाइल उठाया, वो हैरान रह गई क्योंकि फोन पर कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। ये देखकर दिशा ने हैरान होकर खुद से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे दोनों सिम पर कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, ये मोबाइल कंपनी वाले भी ना। बड़बड़ करती हुई दिशा अपने बेडरूम में रखे लैंडलाइन फोन के पास पहुंची और उसने रिसीवर उठाया। फिर उसने खुद से बात करते हुए कहा, अरे यहाँ पर भी कोई कनेक्शन नहीं है, फोन डेड है। उसने बेडरूम में लगी कॉल बेल बजाई। उसके बेल बजाते ही वही वेटर वहां पहुंच गया जिसे आशीष ने कुछ देर पहले पैसे दिए थे। उस वेटर को देखकर दिशा ने परेशान होकर कहा, क्या बात है, तुम्हारे होटल का लैंडलाइन फोन खराब है और यहाँ मोबाइल पर कोई सिग्नल भी नहीं मिल रहा। इस पर वेटर का जवाब आया, जी हाँ मैडम, दरअसल लैंडस्लाइड होने की वजह से यहाँ अक्सर फोन में प्रॉब्लम आ जाती है, हम लोगों का फोन भी नो सिग्नल पर है। दिशा परेशान हो गई। फिर उसने परेशान होकर कहा, मैं अपने घर वालों से कांटेक्ट कैसे कर पाऊंगी और आज 10 बजे मेरी दिल्ली के लिए फ्लाइट भी है। कुछ सोचकर वेटर बोला, मैम, आज तो आप किसी भी हालत में दिल्ली के लिए नहीं निकल पाएंगे क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। दिशा बहुत परेशान हो गई। उसने वेटर से कहा, कोई तो रास्ता होगा मेरे दिल्ली पहुंचने का, कुछ तो बताओ। वेटर का जवाब आया, मैम आप बाय रोड निकल सकती है, लेकिन मुझे फिर भी डाउट है कि कोई ड्राइवर इतना बड़ा रिस्क लेगा, मुझे नहीं लगता। उसकी बात सुनकर दिशा ने कहा, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, बस तुम ड्राइवर और गाड़ी का अरेंजमेंट कर दो, पैसे की टेंशन बिल्कुल मत लेना, ओके। वेटर का जवाब आया, मैम मैं कुछ अरेंजमेंट करने की कोशिश करता हूं। ये बोलकर वहां से चला गया। आशीष उसके रूम के बाहर ही मौजूद था और उसने दिशा और वेटर की सारी बातें भी सुन ली थी। वेटर को रोककर उसने कुछ पैसे और दिए और उससे कुछ बात करने लगा। वेटर भी बहुत खुश था, आखिर उसे इतने सारे पैसे मिले थे। उसने हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। वेटर के जाने के बाद आशीष ने दिशा के कमरे का डोर नॉक किया। दिशा ने दरवाजा खोला और आशीष को देखकर गहरी सांस लेकर उसने कहा, आशीष, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आज लैंडस्लाइड की वजह से सारी फ्लाइट कैंसिल है और मुझे कैसे भी करके कल सुबह तक घर पहुंचना ही होगा। आशीष ने एक्टिंग करते हुए कहा, ओ माय गॉड, मेरा फोन नो सिग्नल पर है और लैंडलाइन फोन भी वर्क नहीं कर रहा, शायद ये सब लैंडस्लाइड की वजह से है। दिशा परेशान हो चुकी थी।
उसे परेशान देखकर आशीष को बहुत सुकून मिल रहा था। फिर आशीष ने एक्टिंग करते हुए कहा, दिशा तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम्हारा दोस्त है ना तुम्हारे साथ। दिशा ने आशीष की ओर देखकर कहा, आशीष कुछ भी करके तुम यहाँ से निकलने का अरेंजमेंट करो, मुझे कल अपने घर पहुंचना बहुत जरूरी है वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी प्लीज। आशीष मन में सोचने लगा, प्रॉब्लम तो तुम्हें बहुत बड़ी होने वाली है दिशा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। कोई जवाब ना पाकर दिशा ने एक बार फिर से आशिक से कहा, आशीष प्लीज कुछ तो करो। उसका जवाब आया, हाँ दिशा मैं कुछ करता हूँ। ये बोलकर वो दिशा के बेडरूम से बाहर चला गया और उसी वेटर के पास पहुंचा और उस वेटर की ओर देखकर आशीष ने एक बार फिर उससे कुछ बात की। दूसरी ओर शाम के 9 बजे बज चुके थे और सूरज निशा और दादी के साथ घर के लिविंग एरिया में मौजूद था। उनके साथ रोशनी भी मौजूद थी। सूरज ने परेशान होते हुए निशा से कहा, पता नहीं आज ये फोन क्यों नहीं लग रहा, मैं कब से दिशा का फोन ट्राई कर रहा हूँ, उसे मैसेज भी कर रहा हूँ लेकिन पहुंच नहीं रहा। ये बोलकर सूरज तो घर पर रखे लैंडलाइन फोन से दिशा का नंबर एक बार फिर ट्राई करने लगा। वहां मौजूद रोशनी ने बड़बड़ाते हुए कहा, इस घर में मेरी सुनता ही कौन है, मैंने इसलिए उसे घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था लेकिन अब मैं क्या कहूँ, अपशगुन तो होना ही था। उसकी बात सुनकर दादी ने रोशनी को डांट लगाते हुए कहा, अभी तो अपनी कड़वी जुबान बंद रख, समझ गई तू, अब तक तुझे ये नहीं समझ आई कि कहाँ क्या बोलना है, बेवकूफ कहीं की। ये बोलकर दादी ने उसे डांटकर चुप करा दिया। रोशनी ने धीरे से बड़बड़ करते हुए कहा, मुझे तो आप लोगों ने चुप करा लिया लेकिन अगर कल वक्त पर दिशा पूजा में नहीं पहुंचे तब आप लोग सभी को क्या जवाब देंगे। सूरज ने दादी और निशा की ओर देखकर कहा, अभी तक दिशा का फोन कवरेज में नहीं आया है और जिस होटल में भी वो ठहरी है वहां का भी फोन नहीं लग रहा, अब हम दिशा से कांटेक्ट कैसे करें। निशा ने सूरज को समझाते हुए कहा, आप परेशान मत होइए जी, सब ठीक हो जाएगा। उन सभी की बातचीत चल ही रही थी कि तभी वहां घर की डोर बेल बजी। दादी ने कहा, मैं देखती हूँ। ये बोलकर वो दरवाजे के पास गई और उन्होंने दरवाजा खोला। गेट पर आर्यन मौजूद था। आर्यन ने वहां पहुंचकर हड़बड़ाते हुए सूरज से कहा, क्या आप लोगों की दिशा से बात हुई है? पिछले 3-4 घंटों से उसका मोबाइल कवरेज एरिया के बाहर बता रहा है और जिस होटल में वो है वहां का भी फोन नहीं लग रहा। आर्यन के चेहरे पर उसकी परेशानी साफ झलक रही थी। वहां मौजूद दादी ने आर्यन की ओर देखकर कहा, बेटा हम लोग भी इसीलिए परेशान हैं। आर्यन ने उनकी ओर देखकर कहा, इसका मतलब आप लोगों की भी उससे कोई बात नहीं हुई है? दादी ने नहीं मैं सर हिला दिया। आर्यन वहां रखे सोफे पर बैठ गया और खुद से बात करते हुए कहने लगा, दिशा से कांटेक्ट कैसे किया जाए? आज 10 बजे उसकी फ्लाइट है, कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं है? वहां मौजूद निशा ने आर्यन को पानी का गिलास लाकर दिया। आर्यन ने रिप्लाई किया, नहीं मेरा मन नहीं है, वो अभी बहुत परेशान था। वहां मौजूद रोशनी ने एक बार फिर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मेरी बातें सबको बुरी लगती है लेकिन सच्चाई तो यही है, दिशा में ग्रह शांति जैसी बड़ी पूजा का अपमान किया है, इसलिए उस पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। उनके इतना कहते ही आर्यन हैरान होकर उनकी ओर देखने लगा। इस बार सूरज ने रोशनी पर गुस्सा करते हुए कहा, रोशनी भगवान के लिए तू चुप हो जा और शुभ शुभ बोल मेरी बच्ची के लिए, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। रोशनी ने नाराज होकर कहा, भैया मेरे हाथ जोड़ने से क्या होगा, अब आप अपनी बेटी का पता लगाइए, जब आप लोगों को मना कर रही थी तब आपने ध्यान नहीं दिया। आर्य ने गहरी सांस ली और सूरज से कहा, ये एक आइडिया है मेरे पास, जिस होटल में दिशा रुकी हुई है उस होटल के मैनेजर का नंबर हमें विकिपीडिया से मिल सकता है। यस। ये बोलकर आर्य ने अपना मोबाइल निकाला और होटल के मैनेजर का मोबाइल नंबर डायल किया। होटल मैनेजर ने जैसे ही फोन रिसीव किया दूसरी ओर से आर्यन ने हड़बड़ा कर कहा, जी आप सिल्वर रॉक होटल से मिस्टर मजूमदार बात कर रहे हैं ना? इस पर उसका जवाब आया, जी हाँ सर, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, जी आपके होटल में मेरी वाइफ मिसेस दिशा जिंदल ठहरी हुई है, आप मेरी उनसे बात करवा सकते हैं प्लीज, इट्स अर्जेंट। मैनेजर का जवाब आया, लेकिन सर आप, वो आगे कुछ बोल पाता आर्यन ने सारी प्रॉब्लम एक सांस में कह डाली। इस पर मैनेजर का जब रिप्लाई आया, लेकिन सर मैं फिलहाल मेरी ड्यूटी ऑफ हो चुकी है और मैं इस वक्त होटल में भी नहीं हूँ। आर्यन ने हड़बड़ा कर कहा, अच्छा कोई बात नहीं, बस आप मेरा मैसेज मेरी पत्नी तक पहुंचा दीजिए प्लीज, इट्स अर्जेंट, आप उन्हें कह दीजिए कि वो जिस होटल में है वही ठहरी रहे, मैं खुद उसे लेने आ रहा हूँ। ओके आप उससे कह देंगे ना? इस पर मैनेजर का जवाब आया, जी हाँ बिल्कुल सर, आपका मैसेज आपकी वाइफ मिसेस दिशा जिंदल तक पहुंच जाएगा।
आर्यन ने गहरी सांस ली और थैंक यू सो मच बोलकर फोन कट कर दिया। फोन कट होने के बाद आर्यन ने सूरज की ओर देखकर कहा, अब परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं खुद दिशा को लेने जा रहा हूँ। दादी ने आर्यन की ओर देखकर कहा, बेटा ये बात तूने बहुत अच्छी कही। वैसे तो हमारी बच्ची अकेले सफर कर सकती है, लेकिन इस सफर में ना जाने क्यों मेरा जी घबरा रहा था। अच्छी बात है, तू चला जाएगा तो हमें कोई चिंता ही नहीं रहेगी। आर्यन ने सूरज की ओर देखकर कहा, अब आप लोग भी परेशान मत होइए, मैं दिशा को लेने निकल रहा हूँ। ओके। ये बोलकर आर्यन वहां से चला गया और उधर होटल के मैनेजर ने होटल में फोन लगाया और जैसे ही दूसरे स्टाफ ने कॉल रिसीव किया, मैनेजर ने उसे आर्यन का मैसेज दिशा को देने का ऑर्डर किया और फोन कट हो गया। स्टाफ ने मैसेज नोट कर लिया था और उस पेपर को देने दिशा के रूम जा ही रहा था कि तभी वेटर ने उस स्टाफ को बीच में रोक लिया और वो मैसेज ले लिया और कहा, आप परेशान मत होइए, मैं खुद मैडम को ये मैसेज दे दूंगा, वैसे भी मैं उनके ही काम से उनसे मिलने जा रहा हूँ। ये बोलकर वेटर ने पेपर लिया और वहां से आशीष के रूम में चला गया। आशीष के पास वेटर ने पहुंचकर कहा, सर अच्छा हुआ जो ये मैसेज मेरे हाथ लग गया, वरना आप क्या सारा प्लान फेल हो जाता। आशीष ने अपने पॉकेट से कुछ और कैश निकाले और उस वेटर को पास किया और कहा, अब तुम्हें क्या करना है तुम्हें याद है ना। वेटर का जवाब आया, जी हाँ सर, अब मुझे सब पता है। ये बोलकर वहां से चला गया। उसके वहां से जाने के बाद आशीष ने पेपर ओपन किया और खुद से बात करते हुए कहने लगा, आर्यन जितना स्मार्ट मैं तुम्हें समझता था, तुम उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट निकले। अपनी पत्नी को लेने के लिए तुम खुद आ रहे हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। उसने उस पेपर को फाड़ कर फेंक दिया और मुस्कुराते हुए खुद से बात करते हुए कहने लगा, जल्दी आओ आर्यन, मैं तुम्हारी पत्नी के साथ इंतजार करूंगा, जल्दी आओ। बोलकर आशीष जोर जोर से हंसने लगा और कुछ सोचकर वो दिशा के कमरे में पहुंचा जहां दिशा कॉरिडोर में टहल रही थी। वो काफी परेशान थी। आशीष को देखते ही उसने कहा, आशीष कोई रास्ता निकला क्या, मुझे ना जाने क्यों बहुत घबराहट हो रही है। आशीष का जवाब आया, दिशा एक ड्राइवर हमें मिल गया है जिसका लालच उसके उसूलों पर भी भारी है और वो हमें दिल्ली तक ले जाने के लिए रेडी हो चुका है। दिशा ने हड़बड़ा कर कहा, तो कहाँ है वो ड्राइवर, उससे जल्दी बुलाओ आशीष प्लीज, मुझे कल तक घर पहुंचना ही है। आशीष का जवाब आया, तुम अपने दोस्त के रहते बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं हूं ना, तुम टाइम पर घर पहुंच जाओगी। दिशा और आशीष की बातें अब वे कंटिन्यू चल रही थी। दिशा ने आशीष से कहा, कुछ भी करो आशीष, लेकिन मुझे कैसे भी करके दिल्ली पहुंचना है, वरना इस बार मुझसे माँ बाबा बुआ जी बहुत नाराज हो जाएंगे और साथ में आंटी को भी अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज कुछ करो। ये बोलकर दिशा की आंखें नम हो गई थी। आशीष ने उसकी ओर देखा और मन में सोचने लगा, तुम्हें खुद अपने लोगों की चिंता होती है, लेकिन क्या कभी तुमने दूसरों के दुख दर्द या तकलीफ का एहसास किया है। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा तो मिलनी चाहिए ना। दिशा, तुमने सबसे पहले विनती को यूज किया सिर्फ अपने फायदे के लिए, फिर उसके भाई तक पहुंची और अचानक तुम्हारे हाथ में आर्यन जिंदल आ गया। हर वक्त ऐसा नहीं हो सकता। आशीष अपने ही ख्यालों में गुम हुआ जा रहा था। उसे देखकर दिखाने तो फिर थोड़ा डांटते हुए कहा, आशीष मैं देख रही हूं तुम्हारा ध्यान कहीं और है, बताओ तुम क्या सोचते हो। आशीष ने हड़बड़ा कर रिप्लाई दिया, मैंने तुमसे कहा ना, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूं, डोंट वरीड। बोलकर आशीष वहां से चला गया। उसके जाने के बाद दिशा कॉरिडोर में और भी ज्यादा तेजी से टहलने लगी और खुद से उसने बात करते हुए कहा, ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। और उधर आर्यन बाय रोड नैनीताल के लिए निकल चुका था। उसका ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वो गाड़ी की पिछली सीट पर मौजूद था। उसने ड्राइवर से कहा, तुम गाड़ी कितनी स्लो चला रहे हो, थोड़ा फास्ट ड्राइव करो। ड्राइवर का जवाब आया, सर कोहरा बहुत है और कोहरे में तेज ड्राइविंग सेफ नहीं होगी। आर्यन ने अपना हाथ गाड़ी की सीट पर भटकते हुए खुद से कहा, शीट, ये दिशा को भी क्या जरूरत थी विनती से मिलने जाने की। बुआ जी ठीक कहती है, सब उल्टा पुल्टा हो गया। फिर कुछ सोचकर उसने खुद को समझाते हुए कहा, आखिर दिशा है ही ऐसी, उसे सबकी तकलीफ का ध्यान होता है, इसीलिए तो मैंने उससे इतना प्यार किया है। मैं भी ना बुआ जी के चक्कर में पड़कर क्या क्या सोचने लगा। ये सोचकर वो एक बार फिर अपना मोबाइल में कॉल कर दिशा का नंबर ट्राई करने लगा। खुद से बात करते हुए उसने कहा, खैर कोई बात नहीं, जब से दिशा मुझसे मिली है, पहली बार हम बगैर बात की एक दूसरे से इतना दूर हैं, वो भी मुझे मिस कर रही होगी। ये सोचकर वो विंडो के बाहर देखने लगा। दूसरी ओर सूरज, निशा और दादी रोशनी के साथ घर के लिविंग एरिया में मौजूद थे। सूरज ने अपने हाथ में पहने घड़ी में समय देखा और निशा और दादी की ओर देखकर उसने कहा,
12:00 बज चुके हैं लेकिन अब तक दिशा का कोई अता पता नहीं है। ना जाने क्यों इस बार मुझे बहुत घबराहट हो रही है। दादी ने उन्हें समझाते हुए कहा, तो घबरा मत, अब हमारा आर्यन उसे खुद लेने गया है ना, सब ठीक हो जाएगा। बल्कि हम भी अब पूजा पाठ की सारी तैयारियां कर लेते हैं। ये बोलकर उन्होंने निशा की ओर देखकर कहा, अब तो ये मुंह लटकाए क्यों बैठी है, तू चिंता ना कर, तेरा दामाद तेरी बेटी को समय पर लेकर आ जाएगा। जल्दी से नहा धोकर पूजा पाठ कर ले और प्रसाद बना ले। फिर उन्होंने रोशनी की ओर देखकर कहा, और भगवान के लिए तो अपना मुंह बंद ही रखी हो, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ और जा जाकर तो भी नहा धो ले। उनकी बात सुनकर रोशनी ने नाराज होकर कहा, माँ क्या हो गया है आपको, अभी रात है और वैसे भी ठीक है ना, मैं अपना मुंह बंद ही रखूंगी, किसी से कुछ नहीं, क्योंकि आजकल मेरा किसी को कुछ कहना गवारा ही नहीं गुजरता। मैं क्या दिशा की दुश्मन हूँ, एक भतीजी है वो मेरी, चिंता करती हूँ उसकी, इसलिए कड़वे शब्द कह देती हूँ। ये बोलकर वो वहां से चली गई। उनके जाने के बाद सूरज ने दादी की ओर देखकर कहा, माँ प्लीज, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ और आप दोनों आपस में थोड़ा शांति बनाए रखिए। ये बोलकर सूरज भी वहां से चला गया। दादी ने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, बस मेरी बच्ची वापस आ जाए, खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर आशीष ने वेटर को कुछ और पैसे दिए और कहा, ड्राइवर से तुम्हारी बात हो गई है ना। वेटर का जवाब आया, जी हाँ, आप घबराइए मत, जिस तरह मैंने आपका पूरा साथ दिया है वैसे ही ड्राइवर भी आपका पूरा साथ देगा, आप परेशान मत होइए। आशीष वेटर की ओर देखकर स्माइल करने लगा और बोला, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे कहीं ज्यादा तुम चालबाज आदमी निकले। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें आगे पता है ना, जब आर्यन जिंदल यहाँ पहुंचे तब तुम्हें क्या करना है। वेटर का जवाब आया, जी हाँ साहब, मुझे सब पता है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आशीष बोला, गुड, वेरी गुड, अब तुम परेशान मत होना, तुम्हारे बेटे की इस सेमेस्टर की फीस मैं तुम्हें देता हूँ। ये बोलकर उसने अपने बैक पॉकेट से एक चेक निकाला और उसे उस वेटर को दे दिया। चेक पाकर बेटा बहुत खुश हो गया और उसने कहा, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत एहसान रहेगा मुझ पर। आशीष दिशा से कमरे की ओर चला गया। दिशा अब भी अपने कमरे के बाहर बने कॉरिडोर में मौजूद थे। दिशा को देखकर आशीष बोला, दिशा जल्दी अपना सामान पैक कर लो, गाड़ी आ चुकी है और वो हमें दिल्ली तक सेफली पहुंचा देंगे, ओके। ये बात सुनकर दिशा बहुत खुश हुई और उसने कहा, थैंक गॉड आशीष। फिर वो अपने रूम की ओर चली गई और यहाँ आशीष भी अपने सामान के साथ गाड़ी के पास मौजूद था। कुछ देर में दिशा भी अपना सूटकेस लेकर होटल से बाहर निकल आई। ईशा ने आशीष की ओर देखकर कहा, तुमने ड्राइवर से बात कर ली है ना, और ठीक तो है, उसकी ड्राइविंग तो ठीक है ना। इस पर आशीष बोला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे रहते तुम कोई परेशानी नहीं होगी, अब चलो जल्दी बैठो। बोलकर उसने गाड़ी का पिछला डोर ओपन किया और दिशा के बैठने के बाद खुद भी उसकी पास वाली सीट पर आकर बैठ गया। ड्राइवर गाड़ी ड्राइव करने लगा। दिशा ने आशीष की ओर देखकर कहा, थैंक यू सो मच आशीष मेरी हेल्प करने के लिए, वरना मुझे लग रहा था मैं क्या करूंगी, लेकिन तुम्हारी वजह से सब ठीक हो गया, थैंक यू। ये बोलकर दिशा स्माइल कर आशीष की ओर देखने लगी। जवाब में आशीष ने भी स्माइल कर दिया। कुछ देर में उनकी गाड़ी नैनीताल के थोड़ा आगे काधाकोनी में पहुंचकर बंद हो गई। ये देखकर दिशा ने हैरान होकर ड्राइवर से कहा, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी। ड्राइवर का जवाब आया, मैडम मुझे लगता है गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। ये बोलकर वो अपनी गाड़ी चेक करने लगा। दिशा अपने साथ मौजूद आशीष को देखकर बोली, आशीष ये कैसा ड्राइवर तुमने लाया है, देखो इसने अंधेरे कोहरे में हम लाकर खड़ा कर दिया है। इस पर आशीष में जवाब दिया, दिशा ड्राइवर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं लगता, तुम्हारे कहने से ही मैंने गाड़ी हायर की है। दिशा ने गहरी सांस ली और कहा, आई एम सॉरी आशीष, प्लीज कुछ करो। कि तभी ड्राइवर उनकी विंडो के पास पहुंचा और बोला, मैडम गाड़ी खराब हो चुकी है, ये दिल्ली तक नहीं जा पाएगी। इस पर आशीष ने ड्राइवर को डांट लगाते हुए कहा, क्या गाड़ी खराब हो गई, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, हम इतनी रात को कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, और तुम्हारे भरोसे हमने अपना होटल भी छोड़ दिया। इस पर उस ड्राइवर का जवाब आया, साहब यहाँ सामने देखिए एक लॉज है, आप चाहे तो यहाँ रात बिता सकते हैं और तब तक मेरी गाड़ी भी बन जाएगी और सुबह मैं आप लोगों को दिल्ली के लिए ले चलूंगा। अब यहाँ से दिल्ली का सफर सिर्फ 5 घंटे का है। उसकी ये बात सुनकर दिशा ने उसे डांट लगाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, हम सुबह कोई और गाड़ी देख लेंगे, समझे तुम। ड्राइवर का जवाब आया, मैडम आपको यहाँ कोई गाड़ी नहीं मिलने वाली, आपका गुस्सा जायज है, जब तक आप अपने हस्बैंड के साथ लॉज में रूम चाहिए मैं गाड़ी ठीक करवा कर समय पर आ जाऊंगा। दिशा गाड़ी से उतर गई और बड़बड़ आने लगी, आजकल किसी का भी कोई भरोसा नहीं है, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा।
आशीष ने दिशा के पास आकर कहा, दिशा मैं समझता हूँ तुम्हारी परेशानी, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। इतनी घनी को काली रात में हम कहाँ जाएंगे? फिलहाल हमें ये लाज दिख रहा है। चलो हम यहाँ कुछ घंटे के लिए स्टे कर लेते हैं, और वैसे भी ये आदमी कह रहा है कि ये गाड़ी बनवा कर पहुँच जाएगा। दिशा ने हाँ में सर हिलाया। आशीष ने अपना और दिशा का सूटकेस छाया और लॉज की ओर आगे चला गया। वहां पहुंचकर उसने रिसेप्शन में बैठे आदमी से कहा, आपको तो पता है ना क्या करना है? उस आदमी का जवाब आया, बिल्कुल साहब, बस आप हमें पैसे देते रहिए, आपका काम होता रहेगा। आशीष ने तुरंत उसे कुछ पैसे दिए। तब तक दिशा भी वहां रिसेप्शन में पहुंच चुकी थी। दिशा के वहां पहुंचते ही आशीष बोला, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें एक ही कमरा दे दीजिए। ये बात सुनकर दिशा हैरान होकर बोली, आशीष एक कमरा? इस पर आशीष बोला, दिशा तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम वहां आराम से रहना और मैं यहाँ रिसेप्शन पर ही आराम कर लूंगा, तुम मेरी टेंशन मत लो, चलो। ये बोलकर आशीष दिशा का सूटकेस लेकर वहां से चल पड़ा। दिशा भी उसके पीछे चलने लगी। रूम में पहुंचकर दिशा में सबसे पहले वहां रखे लैंडलाइन फोन चेक किया। फोन भी डेड था। दिशा ने खुद से बात करते हुए कहा, पता नहीं कहीं पर भी फोन का कनेक्शन क्यों नहीं मिल रहा। आशीष भी वहीं मौजूद था। आशीष दिशा से कहा, दिशा लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ के सारे फोन ठप पड़े हैं, कोई भी नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। दिशा ने आशीष से कहा, आई एम सॉरी। आशीष उसकी ओर सवालिया नजरों से देखने लगा। दिशा ने कहा, एक्चुअली पहली बार मैं किसी ट्रेवलिंग में इतनी परेशान हो रही हूँ, और परेशानी में ना जाने मैंने तुम्हें क्या कह दिया। आशीष ने स्माइल किया और कहा, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आशीष से दिशा की ओर देखकर कहा, तुम यहाँ वेट करो, मैं बाहर रिसेप्शन में हूँ, ओके। ये बोलकर आशीष ने दरवाजा बंद किया और वहां से रिसेप्शन की ओर चला गया। रिसेप्शन में बैठे आदमी से वो बोला, कुछ ही घंटों में यहाँ आर्यन जिंदल नाम का आदमी पहुंचेगा, उसके सामने तुम्हें क्या कहना है जानते हो ना? उस आदमी ने हंसते हुए हाँ में सर हिलाया कि तभी आशीष की नजर दिशा पर पड़ी, जो कि रिसेप्शन की ओर से आ रही थी। उसे देखते ही आशीष रिसेप्शन में रख एक छोटे से सोफे पर जाकर लेट गया और ठंड से ठिठुरने की एक्टिंग करने लगा। दिशा रिसेप्शन में पहुंचे और वहां बैठे आदमी से उसने कहा, ये लैंडलाइन फोन यूज कर सकती हूं? उस आदमी का जवाब आया, जी हाँ मैडम बिल्कुल, लेकिन हमारी लैंडलाइन सर्विस पिछले 5 घंटे से ठप है। लैंडस्लाइड की वजह से हम लोगों को तो आदत हो गई है जी ये सब सहने की, लेकिन आप लोगों को बगैर फोन बगैर इंटरनेट के अजीब लगता होगा ना। दिशा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसकी नजर सोफे पर लेटे आशीष पर पड़ी, जो कि ठंड से ठिठुरने की एक्टिंग कर रहा था। उसे देखकर दिशा मां ने अपना साल उस पर डाल दिया। आशीष तुरंत उठकर बैठ गया और उसकी ओर देखकर बोला, अरे तुम सोए नहीं अब तक? दिशा का जवाब आया, मुझे नींद नहीं आ रही। ये बोलकर दिशा चुप हो गई। आशीष का जवाब आया, तो फिर क्या करोगी रात भर? दिशा ने उसकी ओर देखकर कहा, पता नहीं। ये बोलकर वो वहां से जा ही रही थी। आशीष ने कहा, इफ यू डोंट माइंड मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में आ जाता हूँ, मुझे भी टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही। आज हम दोनों दोस्त जी भर कर बातें करेंगे। दिशा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। आशीष ने रिसेप्शन में बैठे आदमी की ओर देखकर कहा, 2 स्पेशल अदरक वाली चाय रूम में जल्दी भिजवा देना, ओके। उस आदमी ने स्माइल किया और हाँ में सर हिला दिया। आशीष दिशा के साथ उसके रूम में चला गया। आशीष और दिशा अब भी उस लॉज के कमरे में मौजूद थे। दिशा बहुत परेशान थी। आशीष ने उसकी ओर देखकर कहा, देखो दिशा, परेशान होने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, हिम्मत से काम लो। दिशा की आंखें नम थी। उसे बार बार रोशनी की बातें याद आ रही थी। उसने आशीष की ओर देखकर कहा, बुआ जी ने मुझे निकलने से मना भी किया था, लेकिन। ये बोलकर वो एक बार फिर फफक कर रो पड़ी। आशीष ने उसकी ओर देखकर कहा, दिशा अगर तुम आखिरी बार विनती से नहीं मिलती तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। तुमने अच्छा किया जो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। दिशा ने कोई जवाब नहीं दिया कि तभी वेटर वहां चाय फ्री ट्रे लेकर पहुंचा। आशीष ने उसे देखते ही कुछ इशारा किया। वेटर ने धीरे से आमे सर हिला दिया। आशीष ने चाय के कप उठा लिए और एक कप दिशा को पास करते हुए कहा, दिशा ठंड बहुत पड़ रही है, चाय पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। दिशा ने नहीं में सर हिला दिया और कहा, नहीं आशीष, मेरा जी नहीं कर रहा। उसकी ये बात सुनकर आशीष थोड़ा हड़बड़ा गया। फिर उसने उसे समझाते हुए कहा, दिशा संभालो अपने आप को, ये लो चाय पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा प्लीज। दिशा में गहरी सांस ली और चाय का कप उससे ले लिया और चाय पीने लगी। ये देखकर आशीष ने स्माइल किया और मन में सोचने लगा, बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, तैयार रहो।
और उधर अरमान नैनीताल के होटल पहुंच चुका था। वहां रिसेप्शन में पहुंचकर उसने मैनेजर से कहा, यहाँ मिसेस दिशा जिंदल ठहरी हुई है, आप उन्हें बता दीजिए कि आर्यन आ चुका है। दिशा का नाम सुनते ही मैनेजर थोड़ा हैरान हुआ और उसने रजिस्टर चेक किया, फिर आर्यन की ओर देखकर उन्होंने कहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन दिशा मैडम होटल से कुछ घंटे पहले ही चेक आउट कर चुकी है। मैनेजर की बात सुनकर आर्यन ने उस पर नाराज होते हुए कहा, स्टूपिड, मैंने तुमसे कहा था ना मेरा मैसेज पास करने के लिए। मैनेजर ने कुछ सोचा और कहा, टेक्स्ट मैसेज उन तक पहुंचाया गया था। ये बोलकर उसने अपने टेबल पर रखा अलार्म बजाया। अलार्म सुनकर वेटर वहां पहुंचा। वेटर की ओर देखकर मैनेजर ने कहा, मिसेस जिंदल को मैंने जो टेक्स्ट भेजा था। मैनेजर के इतना कहते ही वेटर सब समझ गया और उसने कहा, जी हाँ, वो टेक्स्ट मैंने मैडम जी को पास भी कर दिया था, लेकिन वो दोनों तो निकल गए। आर्यन ने हड़बड़ा कर कहा, वो दोनों कौन? वो दोनों? इस पर लेटर का जवाब आया, आशीष सर और दिशा मैडम वो दोनों निकल गए, बल्कि वो लोग बहुत हड़बड़ी में थे। आशीष का नाम सुनते ही आर्यन को थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने वेटर से कहा, यहां तो लैंडस्लाइड हुई है, फिर वो लोग कैसे जा सकते हैं? वेटर का जवाब आया, दिशा मैडम वो बहुत जल्दी थी, इसलिए मैंने ही उन्हें गाड़ी हायर करवाई थी। ये सुनकर आर्यन ने कुछ सोचा और कहा, क्या तुम उस गाड़ी वाले का नंबर मुझे दे सकते हो? इट्स अर्जेंट। वेटर का जवाब आया, क्यों नहीं साहब, हमारा तो काम ही यही है, बल्कि वो तो हमारा छोटा भाई है, आप गाड़ी ड्राइवर का नंबर नोट कर लीजिए। आर्यन ने अपने पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला और वेटर के बताए नंबर को सेव कर लिया। आर्यन ने वेटर को कुछ पैसे दिए और वहां से चला गया। आर्यन के वहां से जाने के बाद वेटर ने आशीष को मैसेज कर दिया। दूसरी ओर दिशा चाय पी चुकी थी। चाय पीने के बाद उसका सर घूमने लगा और उसे हल्का चक्कर आने लगा। दिशा ने आशीष से कहा, मुझे लगता है मेरा बीपी लो हो रहा है। ये कहते कहते ही वो अचानक बेड पर गिर पड़ी और उसे देखकर आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तुम्हारा बीपी लो नहीं हुआ है, तुम्हारा बीपी तो सब लोग होगा जब तुम्हारा आर्यन तुम्हें यहां मेरे साथ अकेले देखेगा। ये बोलकर वो मुस्कुराने लगा कि तभी उसके मोबाइल का मैसेज ट्यून बजा। उसने मैसेज पढ़ा और मुस्कुराने लगा। दूसरी ओर आर्यन ने ड्राइवर को फोन लगाया। ड्राइवर के फोन उठाते ही आर्यन ने हड़बड़ा कर कहा, अभी कुछ घंटे पहले तुमने सिल्वर रॉक होटल से किसी को पिक किया था। ये बात सुनकर ड्राइवर का जवाब आया, जी हाँ साहब, मिस्टर एंड मिसेस सूरी को मैंने पिक किया है। ड्राइवर की बात सुनकर आर्यन ने नाराज होकर कहा, बेवकूफ कहीं के, वो मिसेस जिंदल है। ड्राइवर चुप। फिर आर्यन ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, वो सारी बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ, तुमने उन्हें कहाँ ड्रॉप किया है? तुम लोग कहाँ हो? ड्राइवर का जवाब आया, साहब दरअसल हमारी गाड़ी रास्ते में बिगड़ गई और वो लोग यहीं पास एक लॉज में रुके हैं। ये बात सुनकर आर्यन ने कहा, मुझे ठीक ठीक बताओ, कौन सी लॉन्च में? ड्राइवर का जवाब आया, जी हम कांटा कोने में हैं और यहाँ अमरदीप नाम का एक ही लॉज है साहब, और मेम साहब उसी लॉज में है। आर्यन ने फोन कट कर दिया और उधर ड्राइवर ने आशीष के नंबर पर उसे मैसेज कर दिया। सोफा में बैठा हुआ आशीष मुस्कुराते हुए मैसेज पढ़ने लगा और खुद से बात करते हुए कहने लगा, या तो आज मेरी किस्मत अच्छी है या तो मेरी चाल आज तो हर सितारे इस दिशा के खिलाफ है। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसे लॉज के बाहर किसी बड़ी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। उसने लॉज की विंडो से चुपके से देखा। आर्यन आ चुका था। ये देखकर आशीष ने कमरे का दरवाजा ओपन कर दिया। दूसरी ओर आर्यन लॉज पहुंच चुका था। वो रिसेप्शन में जाकर बोला, क्या यहाँ मिसेस दिशा जिंदल रुकी हुई है? इस पर मैनेजर ने अपना रजिस्टर चेक किया और नहीं में सर हिला दिया। आर्यन ने नाराज होते हुए कहा, अभी कुछ घंटे पहले यहाँ कोई आए हैं क्या? फिर कुछ सोचकर आर्यन ने कहा, रुको मैं तुम्हें उनकी तस्वीर दिखाता हूँ। ये बोलकर उसने अपने मोबाइल से दिशा की तस्वीर निकाली और उस मैनेजर को दिखाकर उसने कहा, यहाँ आई हुई है क्या? दिशा की तस्वीर देखकर मैनेजर का जवाब आया, ओ मिस्टर एंड मिसेस सूरी, जी हाँ वो दोनों यहाँ आए हैं। मिसेस सूरी नाम सुनकर आर्यन ने नाराज होकर कहा, ये मेरी पत्नी है मिसेज दिशा जिंदल। मैनेजर ने नाराज होते हुए कहा, मुझे क्या पता कर ये कौन है, मुझे जो नाम रजिस्टर करवाया गया है मैंने तो वही किया है। आर्यन ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और कहा, कौन से कमरे में रुकी है, कमरा नंबर बताओ। मैनेजर ने रजिस्टर में देखकर कहा, कमरा नंबर 105। उसके इतना जवाब देते ही आर्यन भागते हुए लॉज के अंदर जाने लगा। मैनेजर ने उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसकी एक न सुनी। आर्यन कमरा नंबर 105 में पहुंचा।
जहां कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। आर्यन उस कमरे की ओर गया। वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे आशीष की आवाज सुनाई पड़े। आशीष कह रहा था, दिशा तुम्हें नहीं पता आज तुमने अपनी एक रात मुझे देकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। उसके ये शब्द सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने और आधे खुले दरवाजे को पूरा खोल दिया। अंदर का नजारा देखते ही आर्यन के हाथ पैर सुन्न पड़ गए और वो हैरान रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने देखा दिशा और आशीष बेड पर एक ही कंबल में है और आशीष दिशा को अपनी बाहों में कस के पकड़े हुए था। ये देखकर आर्यन ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग और उसकी जबान दोनों ने उसका साथ नहीं दिया। आर्यन ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और वहां से लौट आया। वो तेजी से रिसेप्शन की ओर आ गया। उसे वहां देखकर रिसेप्शन में बैठा आर्यन के पास पहुंचकर बोला, साहब मैंने तो पहले ही कहा था आपका कोई काम नहीं है, लेकिन आप थे कि माने नहीं। ये बोलकर तो हंसने लगा। आर्यन ने उसका कलर पकड़ लिया। उस आदमी ने अपना कॉलेज छुड़ा लिया और कहा, साहब मुझे मारने पीटने से कुछ नहीं होने वाला। ये बोलकर वहां से चला गया। और उधर आशीष ने जैसे ही आर्यन को जाते देखा वो कंबल से बाहर आ गया और गहरी सांस लेकर खुद से कहने लगा, आर्यन तुमने तो कुछ कहा ही नहीं। मुझे तो लगा था तुम क्रिएट करोगे, अपनी पत्नी से जवाब मांगोगे, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन मुझे ये तो पता है तुम्हारा मेल ईगो अब कभी दिशा को स्वीकार नहीं करेगा। और अच्छा है तुम दोनों जितने टाइम तक एक दूसरे से बात किए बगैर रहोगे, तुम लोगों के दरमियान मेरी बनाई हुई चिंगारी उतनी ही ज्यादा सुलगती रहेगी। आर्यन लॉज के बाहर मौजूद था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो अपनी गाड़ी में बैठ गया और वापस दिल्ली के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसे दिशा और आशीष की वो करीबियां याद आ रही थी। उसने खुद से बात करते हुए कहा, मेरी दिशा ऐसी नहीं हो सकती, ये जरूर मेरी आंखों का धोखा है। फिर उसने एक बार तो खुद को समझाते हुए कहा, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से दिशा को आशीष की बाहों में देखा है। उस सच को तो मैं झुठला नहीं सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है ये सब। आर्यन की आंखों के सामने बार बार वही घूम रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गाड़ी की सीट से अपना सर टीका कर बैठ गया। और उधर आशीष सोफे पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे कि तभी दिशा की नींद खुली और उसने अपनी गाड़ी में समय देखा। सुबह के 7 बजे बज चुके थे। ये देखकर दिशा ने हड़बड़ाकर आशीष से कहा, आशीष सुबह हो गई है और हम अब तक यही है। मुझे क्या हो गया था? मैं कितनी गहरी नींद में सो गई थी। आशीष बड़ी गौर से उसकी ओर देख रहा था। दिशा ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, गाड़ी अब तक बनकर नहीं आई क्या? आशीष ने उसकी ओर देखकर कहा, दिशा अब सब चीज अंडर कंट्रोल है। दिशा हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी। दिशा ने उसकी ओर देखकर कहा, आशीष पहले ही बहुत लेट हो चुका है, अब चलो हम जल्दी दिल्ली के लिए निकले। ये बोलकर दिशा लॉज के कमरे से बाहर निकल आए और उसके पीछे आशीष भी अपना और दिशा का सूटकेस लेकर रूम से बाहर आ गया। वो दोनों अपनी सारी फॉर्मेलिटी कर वो दोनों वहां से निकल पड़े। दिशा की नजरें अब भी गाड़ी की विंडो पर थी। उसे ना जाने क्यों अजीब सी घबराहट हो रही थी। ये घबराहट उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। आशीष ने उसकी ओर देखकर कहा, कहो दिशा क्या बात है, तुम परेशान लगती हो। दिशा ने उसकी ओर देखकर कहा, पता नहीं आशीष मुझे क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है मान लो मेरी कोई बहुत प्यारी चीज मुझसे दूर हो रही है, बट मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मेरे साथ हो क्या रहा है। आशीष ने मन में खुद से बात करते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, तुम्हें तुम्हारी किए की सजा मिल रही है। और उधर आर्यन अपने घर पहुंच चुका था। उसने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया था। अपने बेडरूम में बैठकर वो आंखें बंद कर दिशा के बारे में ही सोच रहा था। उसके साथ बिताए पलों को याद कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है कि तभी वहां सोना पहुंची। सोना ने आर्यन की ओर देखकर कहा, बेटा तू आ गया। दिशा कहाँ है? तू तो उसे लेने गया था ना? उनके इस सवाल पर आर्यन को कुछ समझ नहीं आया। वो क्या करे? उसने रिप्लाई किया, आंटी दिशा बहुत दूर निकल चुकी है, बहुत दूर। उसके इस अजीब जवाब दे सोना कुछ कंफ्यूज हो गई। वो कुछ और बोल पाती कि इसके पहले आर्यन वहां से उठकर वॉशरूम की ओर चला गया। सोना ने खुद से बात करते हुए कहा, आर्यन ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? आई होप इन दोनों के बीच सब ठीक हो। ये बोल वहां से चली गई कि तभी उनका मोबाइल बजा। फोन सूरज का था। सोना ने फोन रिसीव किया। दूसरी ओर से सूरज की आवाज आई, नमस्कार सोना जी। सोना ने भी उन्हें रिप्लाई किया। सूरज ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, दरअसल आर्यन का फोन नहीं लग रहा और मुझे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है, बस इसीलिए मैंने सोचा शायद आपके पास कोई जानकारी हो तो आपसे कंफर्म कर लेता हूं।
उनके सवाल पर सोना को भी कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। सोना ने उन्हें रिप्लाई किया, जी आर्यन तो वापस आ चुका है लेकिन उसके साथ दिशा नहीं है। सूरज ने हड़बड़ा कर कहा, क्या दिशा नहीं है, कहाँ गई, क्या आपने आर्यन से बात की? सोना ने जवाब दिया, जी वो दरअसल। सोना आगे कुछ बोल पाती कि इसके पहले ही सूरज ने खुश होकर जवाब दिया, सोना जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हमारी बच्ची दिशा अभी अभी घर पहुंच चुकी है, मैं फोन रखता हूं, नमस्कार, आप लोग समय पर पूजा में आ जाइएगा। ये सुनकर सोना ने भी गहरी सांस ली और उन्हें रिप्लाई देकर फोन कट कर दिया। और उधर दिशा आशीष के साथ अपने घर पहुंच चुकी थी। वो घर के ड्राइंग रूम में बैठकर दादी, रोशनी, शैंकी और निशा के साथ बातें कर रही थी, लेकिन आशीष वो चुपचाप बैठा हुआ था। सूरज जैसे ही वहां पहुंचा दिशा भागकर उनके गले लग गई। सूरज ने उसके बाल से लाते हुए कहा, बच्ची तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा था, तुझे पता है हम कितने ज्यादा परेशान थे, और तू आर्यन के साथ क्यों नहीं आई, आर्यन तो तुझे लाने गया था ना। ये बात सुनकर दिशा हैरान होकर आशीष की ओर देखने लगी और वो भी एक्टिंग करते हुए दिशा को देख रहा था। दिशा ने सूरज की ओर देखकर कहा, क्या आर्यन मुझे लेने नैनीताल आया हुआ था? इस पर सूरज ने हाँ में सर हिलाया और उसे सारी बात बताई। इस पर दिशा का जवाब आया, पता नहीं बाबा, लेकिन वो मुझे वहां मिला नहीं, शायद कुछ कंफ्यूजन हो गई होगी, खैर मैं आर्यन से बात कर लूंगी। ये बोलकर वहां से अपने कमरे की ओर चली गई। उसके जाने के बाद आशीष ने खुद से बात करते हुए कहा, देखो तुमसे तुम्हारा आर्यन बात करता भी है या नहीं। दिशा अपने बेडरूम में पहुंचकर वहां रखे लैंडलाइन फोन से आर्यन का नंबर ट्राई करने लगी, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ था। दिशा ने खुद से बात करते हुए कहा, आर्यन ने अपना फोन क्यों बंद कर रखा है, कोई बात नहीं, मैं आंटी से बात कर लेती हूँ। ये बोलकर उसने सोना के नंबर पर फोन लगाया और जैसे ही उसने फोन रिसीव जैसे दिशा बोल पड़ी, हेलो आंटी जी, आप कैसी हैं? सोना का जवाब आया, बेटे हम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारा फोन क्यों बंद बता रहा था? दिशा का जवाब आया, आंटी वहां लैंडस्लाइड की वजह से सारे फोन कॉल THAPP हो गए थे। फिर दिशा ने कहा, आंटी आर्यन कहाँ है, प्लीज आप मेरी उससे बात करवा दीजिए, उनका नंबर भी स्विच ऑफ है। सोना ने रिप्लाई दिया, हाँ वो भी घर पर ही है, मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ। ये बोलकर सोना आर्यन के कमरे में पहुंचे। जहां आर्यन नहीं था, सोना ने दिशा से फोन पर कहा, बेटा आर्यन तो घर पर नहीं है, लेकिन मैं उसे कह दूंगी तुमसे बात करने के लिए। दिशा ने रिप्लाई किया, ओके आंटी बाय, बोलकर उसने फोन कट कर दिया। कि तभी उसके कमरे में रोशनी पहुंच गई और उन्होंने कहा, लड़की अब तुझ फटाफट से रेडी हो जा, गुरुजी आते ही होंगे और कुछ देर में सारे मेहमान भी आ जाएंगे, आज घर पर बहुत बड़ी पूजा होनी है। दिशा ने हाँ में सर हिलाया और उधर सूरज और निशा रोशनी और दादी के साथ सारे मेहमानों को अटेंड करने में बिजी थे। पूजा के लिए सारे मेहमान आने शुरू हो गए थे कि तभी मिसेस दीक्षित ने सूरज की ओर देखकर कहा, भाई साहब पूजा कब शुरू की जाएगी, आप तो मुहूर्त भी निकला जा रहा है। सूरज का जवाब आया, जी बस अभी कुछ देर में पूजा शुरू हो जाएगी, गुरुजी भी आते होंगे। मिसेस दीक्षित का जवाब आया, जी वो तो आ ही जाएंगे, लेकिन आर्यन और दिशा नहीं दिख रही दे रहे। निशा भी वहां पहुंच गई और उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। उन्होंने उन्हें रिप्लाई दिया, जी बस बच्चे रेडी हो रहे हैं और आर्यन भी आता ही होगा, दिल्ली का ट्रैफिक आप लोगों को तो पता ही है। कि तभी वहां गुरुजी पहुंचे। उनके आते ही सूरज और निशा भी रोशनी के साथ गुरुजी के पास पहुंच गए। उनके साथ दादी पहले से मौजूद थी। सूरज और निशा ने उनके पैर छुए, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। रोशनी ने गुरुजी से कहा, आइए गुरुजी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ये बोलकर वो उन्हें पूजा घर की ओर ले गई और एक आसन की और उन्हें बैठने का इशारा किया। गुरुजी ने अपना स्थान ग्रहण किया। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी मौजूद थे। गुरुजी ने रोशनी की ओर देखकर कहा, बेटा राहुकाल शुरू होने के पहले अगर ये पूजा शुरू कर दी जाए तो उचित होगा, बच्चों को बुलाए। सूरज ने निशा को इशारा किया। निशा ने स्माइल करते हुए कहा, जी मैं भी दिशा को बुलाकर लाती हूँ। रोशनी सूरज के पास पहुंचकर बोली, भैया आर्यन अब तक नहीं आया है, ये पूजा जोड़े से की जाती है और उसने अपना फोन भी बंद कर रखा है। सूरज ने धीरे से जवाब दिया, मैं सोना जी से बात करता हूँ। ये बोलकर सूरज वहां से दूसरे कोने में चला गया। सोना भी अपने कुछ मेहमानों के साथ घर के अंदर पहुंची। सोना को देखकर सूरज उनके पास गया और हाथ जोड़कर उसने कहा, नमस्कार सोना जी। सोना ने भी स्माइल करते उन्होंने रिप्लाई दिया। सूरज कुछ परेशान थे, फिर उन्होंने सोना से आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, सोना जी आर्य नहीं आया,
गुरुजी आ चुके हैं और पूजा का समय भी शुरू हो चुका है। सोना ने हैरान होकर कहा, क्या अब तक वो नहीं आया? उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था, उसका नंबर भी स्विच ऑफ है। मैंने सोचा वो डायरेक्टली यही आ गया होगा। सूरज ने धीरे से कहा, नहीं सोना जी, आर्यन अब तक नहीं आया है। दूर खड़ा आशीष उन दोनों की बातें सुन रहा था और उनकी बातें सुनकर वो बहुत खुश हो रहा था। उनकी बात सुनकर सोना परेशान हो गए और उन्होंने कहा, ये लड़का कहाँ चला गया? घर पर भी नहीं है और फोन भी बंद है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।